स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कूल आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। और हाँ, अगली कौन सी नॉवेल समझनी है कमेंट में बताओ फटाफट। कभी कभी चुंबन वास्तव में लत लगाने वाला हो सकता है। उदाहरण के लिए सु शियाओ अब किनलैंग के तथाकथित दंड के बारे में जानने के बाद युवा स्वामी के अधिकार को लगातार चुनौती दे रही है। दूसरे शब्दों में वह प्रत्यक्ष रूप से दंड की मांग कर रही है। उसे 2-3 बार दंडित करने के बाद किनलैंग थोड़ा ऊब सा गया था। ऐसा नहीं है कि मुझे सु शियाओ में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। इतनी सौम्य, समझदार और विचारशील बेटी जिसका चेहरा इतना सुंदर हो, उसे देखकर लियू शियाहुई जैसे संत का भी विरोध करना मुश्किल होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपके दिल में वो आग भड़क उठे? किनलैंग का इरादा सु शियाओ की भावनाओं का बिल्कुल भी ध्यान रखे बिना इतनी रात को ऐसा करने का नहीं था। एक प्यारी रात पलक झपकते ही बीत गई। अगले दिन दोपहर को किनलैंग के मार्गदर्शन में फूलों से सजी चोंगसम पहने सु शियाओ व्यवस्थित रूप से चाय बनाने में मदद कर रही थी। उनके सुडौल शरीर पर फिटिंग वाली चोंगसम पोशाक का अतिरिक्त आकर्षण था। कटी हुई जगह बहुत नीचे है, घुटने से बस 1 इंच नीचे। चाय परोसने वाले के हिलने डुलने पर एक मनमोहक खुशबू हवा में फैल जाती है। उसी क्षण जूनजी घबराते हुए अंदर भागा आया। युवा स्वामी, भाई परिवार। सु शियाओ को देखते ही उसने अपने मन में उठने वाले शब्दों को तुरंत निगल लिया और अपना सिर नीचे कर लिया। सु शियाओ ने चाय के कमरे से निकलने से पहले आज्ञाकारी और समझदारी से किनलैंग की ओर एक नज़र डाली। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बैठो, 1 कप चाय पियो और आराम से बात करो। किनलैंग ने शांत भाव से हाथ हिलाया। जूनजी धड़ाम से बैठ गया, जैसे कोई गाय फूलों का गुच्छा चबा रही हो। वैसे ही उसने वेस्टलेक ड्रैगन वेल का पानी एक घूंट भरकर पी लिया और जल्दी से उसे मिली खबर सुनाई। बाई परिवार के साथ कुछ हुआ है। बाई शियाओयुन को घर लौटते समय अगवा कर लिया गया है। किनलैंग ने ओह कहा और फिर जोड़ा, मुझे पता है। बाई शियाओयुन अब कहाँ है? जूनजी असमंजस में दिख रहा था। उसके विचार में ये वास्तव में अजीब था कि बाई परिवार की बहनें, जो पहले से ही युवा मालिक के इतने करीब थीं, बाई शियाओयुन के अपहरण के बारे। उसने सिर हिलाया। हमारे लोग बाहर हैं, लेकिन बाई शियाओयुन का अपहरण करने वाले गिरोह ने इसकी योजना बहुत पहले से बना रखी थी। मैं खुद एक दल का नेतृत्व करके उसे बचाने जा रहा हूँ। जल्दी नहीं है। किनलैंग ने सिर हिलाया। जो लोग बाई शियाओयुन का पीछा कर रहे थे उन्हें वापस बुला लेते हैं। बस एक को एहतियात के तौर पर रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें दाव के छिपने की जगह का पता हो। उन्हें पहले से ही बाई शियाओयुन के अपहरण के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। इसके अलावा बाई शियाओयुन का अपहरण करने वाले व्यक्ति ने केवल धमकी दी और उसे सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। उनका कोई और इरादा नहीं था और वे उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, मैं तुरंत इंतजाम कर देता हूँ। जून जेड के मन में चाहे कितना भी संदेह क्यों न हो, वह किनलैंग की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएगा। वह किनलैंग का विश्वास पात्र है, बाई का अंगरक्षक नहीं, तो फिर इन सब झंझटों में पड़ने की क्या जरूरत है? एक और दिन बीत गया। डिंगफैंग सभा में भाग लेने का समय आ गया था। जूनजी पहले से ही विला के बाहर इंतजार कर रही थी। किनलैंग दरवाजे पर खड़ा था और सु शियाओ एक घरेलू पत्नी की तरह उसका कॉलर ठीक करने में मदद कर रही थी और चिंतित होकर दाव को याद दिला रही थी। युवा स्वामी, आपको बाहर सावधान रहना चाहिए और जूनजी से ज़्यादा दूर मत। मैंने ये फैंग को चेतावनी दे दी है, लेकिन मुझे अब भी डर है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर सकता है। डिंग, भाग्य का पुत्र, ये फैंग के भाग्य अंक 500 कम हो गए। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 5000 प्राप्त कर लिए हैं। किनलैंग ने स्नेहपूर्वक सु शियाओ के बालों को सहलाया। वह महसूस कर सकता था कि छोटी बच्ची वास्तव में उसके बारे में चिंतित थी और उसे चोट लगने से डर रही थी। थोड़ा भावुक होकर मैंने पहल करते हुए दाव के छोटे से मुंह पर चुंबन किया और उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, घर पर अच्छे से रहना और मेरे वापस आने का इंतजार करना। सु शियाओ ने धीमी आवाज में हम कहा। वह दरवाजे पर खड़ी होकर मेबेक को किनलैंग के साथ जाते हुए देखती रही। उसकी निगाहें काफी देर तक वहीं टिकी रहीं। डिंगफैंग इंटरनेशनल, तियानहाई शहर में स्थित 100 मंजिला एक ऐतिहासिक इमारत। विलासितापूर्ण कारें निरंतर आती जाती रहती हैं। काले सूट पहने किनलैंग की मुलाकात कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर औपचारिक पोशाक पहने मु युयान से हुई। बहने वाली स्कर्ट और चमकदार क्रिस्टल जूतों के साथ नीले रंग का शाम का गाउन पहने हुए वह बिल्कुल एक यूरोपीय राजकुमारी की तरह दिख रही थी, कुलीन, सुरुचिपूर्ण और संयमित। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। मु युयान आगे बढ़ी और किनलैंग का हाथ पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं वह गलत न समझ ले, इसलिए उसने खुद ही समझाते हुए कहा, इस पार्टी में सबके साथ उनकी अपनी महिला साथी है। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती जिन्हें मैं अच्छी तरह से नहीं जानती। क्या ये स्पष्ट नहीं है? तुम मेरी प्रेमिका हो।
अगर तुम किसी और पुरुष के साथ होती तो कैसा लगता? किन लैंग ने ताना मारा। अगर मैंने किसी को भी तुम पर बुरी नज़र डालते देखा तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। बेशर्म, मु युयान ने आकर्षक ढंग से आंखें घुमाईं और तिरस्कार से बड़बड़ाया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अगर मैंने किन लैंग को ये शब्द पहले कहते सुना होता तो शायद मैं उसे लात मारकर दूर भगा देना चाहता और उससे बहुत दूर रहना चाहता, क्योंकि मुझे उसके अहंकारी और अनैतिक रवैये से कलंकित होने का डर होता। लेकिन अब उसे अपने प्रेमी का दबंग स्वभाव उतना बुरा नहीं लगता। दोनों भीड़ के बीच हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे और बीच बीच में कोई न कोई आकर मु युयान के साथ गिलास टकराता और बातचीत करता रहता था। कुछ लोगों का इरादा करीब आने का होता है, जबकि अन्य लोग सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। मु युयान ने बिना किसी झिझक के सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए, सहमति में सिर हिलाया और चर्चा को एक बिंदु पर रोक दिया। जो लोग व्यापार करते हैं वे स्वाभाविक रूप से एकांत में काम नहीं कर सकते। इसके अलावा किन लैंग के मेरे साथ होने पर मुझे उन अमीर बच्चों से क्यों डरना चाहिए जो मुझे परेशान कर सकते हैं? वे अमीर बच्चे शायद मौत को दावत दे रहे हैं। मुझे नहीं पता दाओ, क्या राजधानी शहर के सभी किन लैंग बिगड़े हुए अयाश नौजवानों को संदर्भित करने वाला एक शब्द शीर्ष स्तर के प्लेबॉय हैं? वो आदमी कौन है? वो मु युयान के इतने करीब है, मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? वो कहाँ से आया है? चुप रहो, बकवास मत करो, वरना कोई बुरे इरादे वाला सुन सकता है। वो राष्ट्रपति मुंह के मंगेतर हैं जो राजधानी से हैं। हम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। बकवास। सिर्फ इसलिए कि कोई राजधानी से आता है इसका मतलब यह नहीं कि वह महान है। हमारा तियानहाई शहर भी कागज का नहीं बना है। यहाँ तो एक अजगर को भी तमीज से पेश आना पड़ेगा। मैं इस बकवास पर विश्वास नहीं करता। उसे तांग ने आमंत्रित किया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर खुद देख लीजिए। यह मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं था। वह राजधानी के किन परिवार से है, वही किन परिवार जो अक्सर राजधानी की खबरों में दिखाई देता है। फुफकार। मुसीबत खड़ी करने की योजना बना रहा वह अमीर लड़का डर के मारे होंफने लगा और कांपने लगा। किन परिवार? क्या वो वही व्यक्ति है जो राजधानी के समाचार प्रसारण में दिखाई दिया था? धत्तेरी की, ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति तियानहाई शहर क्यों आया है? आओ और नए लोगों को कुचल दो। हालांकि तियानहाई शहर चहल पहल से भरा है, लेकिन यंजिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय महानगर की तुलना में ये तुरंत फीका पड़ जाता है। राजधानी शहर का एक उच्च कोटि का धनी परिवार तियानहाई शहर क्यों आएगा? यहाँ तक कि तांग जैसा व्यक्ति भी, जो पारिवारिक उत्तराधिकार संघर्ष में असफल रहा, अगर वह तियानहाई शहर में आता है तो किन लैंग की तो बात ही छोड़िए, उसे नाराज करने का जोखिम वे बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। मु युयान पर नज़र रखने वाले दूसरी पीढ़ी के कई अमीर बच्चों ने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे मन ही मन किन लैंग को कोसते रहे। उन्हें यह नहीं पता था कि किन लैंग न केवल किन परिवार का सदस्य था, बल्कि किन परिवार का पोता और भविष्य का एकमात्र उत्तराधिकारी भी था। अगर वे दाव को जानते तो वे ऐसे विचार करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे शायद अब तक उनके सामने गिड़गिड़ा चुके होते। कभी कभी बहुत शक्तिशाली पृष्ठभूमि होना एक लाचार स्थिति होती है। किन लैंग ने मन ही मन सोचा, अगर सन ऑफ डेस्टिनी ऐसे किसी भव्य अवसर या सभा में मौजूद होता तो उसे निश्चित रूप से कुछ नासमझ अमीर बच्चों द्वारा परेशान किया जाता। फिर कई शक्तिशाली और निर्णायक चालों के साथ उसने उन अमीर बच्चों को करारा जवाब दिया और उस खूबसूरत लड़की का दिल जीत लिया। क्या उसे इसका एहसास हुआ? यहाँ तक कि जब वह मु युयान जैसी खूबसूरत महिला को गले लगा रहा था, तब भी किसी ने भी परेशानी पैदा करने या असहमति की एक आवाज़ भी निकालने की हिम्मत नहीं की। उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का जरा सा भी मौका नहीं दिया गया। किन लैंग ने हैरानी से कहा, मुझे ये चाहिए। इस पृष्ठभूमि का क्या फ़ायदा? मेरे पास है तो क्या हुआ अगर चेहरा सुंदर है? मु युयान ने अपना सिर घुमाया और अवाक होकर आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हें इतना बेशर्म होना जरूरी है? तुम तो बस। वह कहने ही वाली थी, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा पिता है? लेकिन किन लैंग के उस आत्मसंतुष्ट भाव को याद करके जो उसने ये सुनकर व्यक्त किया था, वह रुक गया। उसके सुंदर होंठ हल्के से फड़क उठे और उसने हठपूर्वक उस प्रशंसा को कहने से इनकार कर दिया। युवा स्वामी किन, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात है। कुछ ही दूरी पर तांग तियानपाई अपनी महिला साथी और अपने आसपास के कई संभ्रांत व्यक्तियों के साथ इकट्ठा हो गए थे। इन संभ्रांत वर्ग के लोगों की नज़र में तांग तियानपाई उन धनी दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। वे अपनी पृष्ठभूमि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। भले ही यंजिंग का तांग परिवार पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी न बन पाए, लेकिन उन्हें जो थोड़ी बहुत संपत्ति मिलती है उसकी तुलना तियानहाई शहर के इन अमीर दूसरी पीढ़ी के बच्चों से नहीं की जा सकती। समाजसेवी लोग स्वाभाविक रूप से तांग तियानपाई की ओर आकर्षित हुए। तांग तियानपाई का किन लैंग के प्रति ध्यानपूर्वक व्यवहार देखकर दाओ ने उत्सुकता से पूछा, तांग, ये सुंदर लड़का कौन है? अपनी महिला साथी को बाहों में लिए हुए तांग तियानपाई ने पहल करते हुए दाओ का परिचय दिया। युवा स्वामी किन, हम बीजिंग के सामाजिक समूहों में साथ साथ घूमते थे।
अफसोस की बात है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और मुझे तियानहाई शहर आना पड़ा। लेकिन युवा स्वामी किन यहाँ सिर्फ एक खूबसूरत लड़की का दिल जीतने आए हैं। बहुत खूब। वह बीजिंग के मनोरंजन जगत में तांग तियानपाई के साथ समय बिताता था और उसके लहजे से लगता है कि उसकी पृष्ठभूमि तांग परिवार से कमतर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किनलैंग बदकिस्मत नहीं है। वे तियानहाई शहर में सिर्फ महिलाओं की तलाश में आए थे। इतने शानदार अवसर को भला सोशलाइट्स कैसे गंवा सकते हैं। सभी ने बड़ी उत्सुकता से आगे बढ़कर टोस्ट दिया, जिससे उनके उत्साह का पता चलता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि को एक तरफ रख दे तो तांग तियानपाई केवल रूप और कद काठी के मामले में ही पूरी तरह से फीकी पड़ जाती हैं। पूरे आयोजन स्थल को देखने पर भी किनलैंग केवल अपनी शारीरिक बनावट के आधार पर ही भीड़ से अलग नजर आता है। सुंदर, धनी और प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाला। अगर यह गोल्डन बैचलर नहीं है तो फिर कौन है। किनलैंग जैसे मूर्ख के आसपास रहते हुए तांग तियानपाई के साथ उलझने का समय या इच्छा किसके पास होगी। युवा स्वामी किन तियानहाई शहर में कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। अगर आपके पास समय हो तो चलिए हम साथ मिलकर उनका भ्रमण करते हैं। युवा स्वामी किन, मेरे घर के नीचे वाली नाश्ते की दुकान तियानहाई शहर में बहुत मशहूर है। आप कभी मेरे घर आ सकते हैं और अगली सुबह साथ में नाश्ता कर सकते हैं। युवा मास्टर किन, आप बहुत ही आकर्षक हैं। क्या आपकी कोई प्रेमिका है? क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? क्या हम संपर्क जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं? मैं भी। मुझे भी यंग मास्टर किन की संपर्क जानकारी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सामाजिक हस्तियां, जिन्हें आमतौर पर ची एटमॉस्फियर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, कार्यक्रम के माहौल को जीवंत बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हो सकता है कि ये सोशलाइट्स उच्च वर्ग की युवतियां न हो, लेकिन उनका स्वाद बिल्कुल अनूठा है। वे किसी ऐसे व्यक्ति की ओर दूसरी नज़र भी नहीं डालते थे जो सुंदर, धनी और एक आदर्श जीवनसाथी न हो। इतने सारे समाजसेवी लोगों से घिरा रहना काफ़ी प्रतिष्ठा की बात है। जैसे भीड़ द्वारा ले जाई जाने वाली पालकी की तरह तांग तियानपाई पीछे पीछे चलते हुए दाव की प्रशंसा कर रहे थे। युवा स्वामी किन सचमुच आकर्षक हैं। उनके आते ही कार्यक्रम स्थल की सभी सुंदरियां उनके प्रति आकर्षित हो गईं। किनलैंग ने ऊपरी तौर पर शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा अक्सर होता रहता है, मुझे इसकी आदत हो गई है, मुझे इसकी आदत हो गई है। पर्दे के पीछे उन्होंने एक दूसरे को इशारों में देखा। जब उन संभ्रांत हस्तियों ने चुपके से उसे छुआ तो वह पीछे हटने वाली नहीं थी और उसने एक छिपे हुए कोने से पलटवार किया, जिसके जवाब में उसे भी शरारती निगाहों का सामना करना पड़ा। किनलैंग के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखकर मु युयान ने संदेह से पूछा, क्या तुम्हें इसकी आदत हो गई है? तुम्हें इसकी आदत कैसे हो गई? किनलैंग ने उस पर एक नज़र डाली और हल्के से खांसते हुए कहा, एक बार मैं एक पार्टी में बातचीत कर रहा था और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। एक सोशलाइट ने आश्चर्य से पूछा, लो ब्लड शुगर? किनलैंग ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे दोबारा होश आने में 3-4 सेकंड लगे और तब मुझे एहसास हुआ कि एक खूबसूरत महिला ने मेरा सिर अपनी छाती में दबा रखा था। मु युयान ने नापसंदगी जताते हुए कहा, क्या तुम्हें खुद को दम घोंटकर मार डालने का डर नहीं है? मु युयान के विपरीत, जिसने किनलैंग का मजाक उड़ाया था, बाकी सभी सोशलाइट्स देखभाल करने वाली छोटी बहनें थीं जो केवल गिगी पर लाड़ प्यार करना जानती थीं। समझदार दाव ने आगे कहा, अरे इतनी व्यभिचारी लड़की कैसे हो सकती है? युवा स्वामी किन, आप जरूर हैरान हुए होंगे, है ना? क्या इससे आपको कोई स्थायी आघात लगेगा? किनलैंग ने गंभीरता से जवाब दिया, कोई बात नहीं। असल में अगर ऐसा दोबारा हो जाए तो क्या गलत है? हा। यंग मास्टर किन, आप तो बहुत मज़ेदार हैं। युवा मास्टर किन बड़े ही शरारती हैं, उन्हें लड़कियों को खुश करना बखूबी आता है। क्या आज रात आप टहलने के लिए फ्री हैं? गर्मी की रात में टहलना और ठंडे पे पीना और भी अच्छा रहेगा। क्या आप मुझे अपना संपर्क विवरण दे सकती हैं? अगर यंग मास्टर किन को पसंद आया तो हम जितनी बार चाहें उतनी बार यह कर सकते हैं। बाई परिवार की बहनों जैसी मोहक काया वाली एक दुबली पतली सोशलाइट ने मोहक अंदाज में आंख मारी। मैंने अपने किसी परिचित को देखा और वो मेरे साथ आया। मु युयान की बेचैनी और बढ़ गई और उसने किनलैंग को उन संभ्रांत लोगों के समूह से दूर खींच लिया जो आगे पीछे झूम रहे थे। घेराबंदी से बाहर निकलते ही आसपास का इलाका आखिरकार खुल गया। किनलैंग ने शरारती अंदाज में चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पसंद कर रही हैं और उसकी तारीफ कर रही हैं? क्या तुम इतना एक तरफा होना बंद कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करूंगी? मु युयान ने व्यंग्य करते हुए कहा, उसका तिरस्कारपूर्ण भाव स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर आ गया था। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उन महिलाओं के ज्यादा करीब न जाओ। तुम्हारी आसानी से बहक जाने की प्रवृत्ति को देखते हुए अगर कोई तुम पर नजर नहीं रखेगा तो देर सवेर तुम यौन रोग से बर्बाद हो जाओगे। इस बात से भ्रमित न हो कि क्यूई समूह की वे सभी सोशलाइट्स डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं और सुरुचिपूर्ण और शालीन दिखती हैं। लेकिन असल में इन मुलाकातों में अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी बनती है तो आप उस रात एक साथ किसी होटल में जा सकते हैं।
ये साफ है या नहीं, कौन जानता है। तो तुम मुझे नियंत्रित करना चाहते हो। किन लैंग ने मु युयान को ध्यान से देखा। मु युयान को उन निगाहों के नीचे थोड़ी असहजता महसूस हुई। तुम्हें क्या करना है, ये बताने का अधिकार किसे है? क्या तुम खुद को इतना गंभीरता से लेना बंद कर सकती हो? किन लैंग ने अपना हाथ उठाया जिसे पकड़ा हुआ था और पूछा, तो फिर आप इसे इतनी कसकर क्यों बंद कर रहे हैं? किसे परवाह है? मु युयान ने चिढ़कर कहा और किन लैंग की बाँह छोड़ दी। मुक्त होते ही किन लैंग ने पीछे मुड़े बिना ही मुड़कर कोने की ओर चलना शुरू कर दिया। वहाँ काली स्टॉकिंग्स वाली ऑफिस लेडी की यूनिफॉर्म पहने बाई रुयू अकेले शराब पी रही थी, जो उस जीवंत माहौल में बिल्कुल बेमेल लग रही थी। किन लैंग, तू हरामखोर है। पीछे से देखते हुए मु युयान को बेहद जलन और गुस्सा महसूस हुआ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? किन लैंग ने उसे यहाँ छोड़ने के बजाय वास्तव में जाकर दूसरी महिलाओं के साथ इश्कबाजी की। किन लैंग के पास इस बात की परवाह करने का समय नहीं था कि मु युयान इस समय क्या सोच रही थी। वह पहले से ही थोड़ा बेचैन था। दिंगफेंग सभा से पहले बाई परिवार के साथ हुई घटना को देखते हुए ये संदेहजनक है कि बाई रुयू इसमें शामिल होंगी भी या नहीं। बाई रुयू को कोने में अकेले खड़े देखकर भला वह इस अवसर को कैसे गंवा सकती थी। वह तुरंत उसके पास गई, मुस्कुराते हुए बोली, मिस बाई, क्या संयोग है, हम फिर मिल गए। बाई रुयू ने भौहें चढ़ाईं, पीछे मुड़ी और किन लैंग को देखा, जो उस दिन उसके घर आया था। उसने तुरंत जबरदस्ती मुस्कुराया, सहमति में सिर हिलाया और नजरें फेर लीं। उसका किसी से मिलने जुलने का मन नहीं था। उसकी छोटी बहन का अपहरण हो गया था और वह अभी तक लापता थी। उसका कोई सुराग नहीं था। उसका दिल चिंता से जल रहा था। या तो अपनी बहन को ढूंढो और आग बुझाओ, या फिर आग को तब तक जलने दो जब तक कि वह अंततः राख में तब्दील न हो जाए। उसे किन लैंग के बारे में अच्छी राय थी। आखिरकार उस दिन भोज में उनके उदार और स्पष्ट शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। लेकिन अब अपनी बहन को ढूंढने से पहले उसके दिमाग में और कोई विचार नहीं आ रहे हैं। बाहरी लोगों से निपटने की बात तो दूर, उसे अपनी कंपनी में हाल ही में हुई घटनाओं में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। सुश्री बाई रुयू, आप बहुत चिंतित और परेशान लग रही हैं। क्या आपको कोई परेशानी हुई है? मुझे क्यों नहीं बताती ताकि मैं आपका दुख बांट सकूं। किन लैंग बाई रुयू की इस बेरुखी से पूरी तरह बेखबर होकर उनके करीब आ गईं। बाई रुयू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, युवा स्वामी किन, मुझे माफ़ करना, मेरा मूड आजकल ठीक नहीं है। क्या हम किसी और समय बात कर सकते हैं? क्या आपका मूड खराब है? किन लैंग ने संदेह से पूछा। क्या इसका कारण यह है कि मिस बाई को पता है कि अंकल बाई का एक नाजायज़ बच्चा है? ब्रश। बाई रुयू ने पीछे मुड़कर किन लैंग को ध्यान से देखा। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से भरी हुई थीं। ऐसा तो नहीं लगता, किन लैंग ने मन ही मन बुदबुदाया। या शायद अंकल बाई ने चुपके से कंपनी के शेयर गबन कर अपने नाजायज़ बच्चे के लिए पैसे निकाल लिए हों। क्या मिस बाई को पता चल गया? बाई रुयू भयभीत थी और किन लैंग को ऐसे घूर रही थी मानो वह कोई अजनबी हो। तुम्हें और क्या पता है? उद्धरण चिन्ह। किन लैंग के दो वाक्यों ने सीधे तौर पर उसके परिवार के सभी घोटालों को उजागर कर दिया। हाँ, बाई शियाओचुन का शादी के बाहर एक बच्चा है और वह एक लड़का है जो लगभग वयस्क हो चुका है। वह बाई शियाओयुन से कई साल बड़ा है। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि उसकी मां के निधन से पहले ही उसके पिता की एक प्रेमिका थी। अब उस नाजायज़ बच्चे की खातिर वह चुपके से नहीं, खुलेआम कंपनी से अपना पैसा निकाल रहा है ताकि उस नाजायज़ बच्चे के लिए एक बड़ी विरासत छोड़ सके। ये सभी बाई परिवार के निजी मामले थे जिनके बारे में बाई शियाओयुन और कंपनी के कुछ अनुभवी लोगों को भी जानकारी नहीं थी। अगर बाई रुयू ने इसे संयोगवश न खोजा होता तो शायद वह अभी भी इसे अनजान ही रहती। यही कारण है कि जब अतीत में बाई रुयू के साथ उसके पिता द्वारा ठंडा व्यवहार किया गया था, तब भी उसने कड़ी मेहनत की और उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रही, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं को उनके सामने साबित करना चाहती थी। इसीलिए जब भी उसके पिता कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से हीन हैं, तो वह गुस्सा हो जाती है। उस नाजायज़ बच्चे की वजह से ही बाई रुयू के विश्वदृष्टिकोण को इतना गहरा आघात पहुंचा था। किसने सोचा होगा कि दाओ, जो व्यापार जगत में अपनी ईमानदारी, जिम्मेदारी और अपनी पत्नी और बेटियों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे, अपनी मां के निधन से बहुत पहले से ही किसी और के साथ संबंध रख रहे थे। अब उस रखेल के बेटे की खातिर वे पारिवारिक संपत्ति और उस कंपनी की संपत्ति भी हस्तांतरित कर रहे हैं जिसके लिए उसकी मां ने कभी इतनी मेहनत की थी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आखिर हुआ क्या था? बाई रुयू सदमे और दहशत में थी, मानो उसके बारे में सब कुछ जान लिया गया हो। वह पूरी सतर्कता से किन लैंग को घूर रही थी। किन लैंग ने कंधे उचकाए और फिर कुछ चौंकाने वाली बात कही, सुश्री बाई, डरिए मत। मैं आपके बारे में वास्तव में बहुत कम। उदाहरण के लिए, मुझे आपकी बहन के अपहरण के बारे में कल दोपहर ही पता चला। दोपहर? बाई रुयू को अपनी बहन के अपहरण के बारे में पता चला जब उसे एक अजीब फ़ोन कॉल आया। परिणामस्वरूप किन लैंग को दोपहर में दाओ के बारे में पता चला। तुम क्या करना चाहते हो? बाई शियाओयुन को चोट मत पहुंचाओ। जब तक तुम बाई शियाओयुन को चोट नहीं पहुंचाओगे, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगी।
बाई रुयू ने अवचेतन रूप से मान लिया कि किन लैंग ही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। नहीं तो उसे कैसे पता चलता कि दोपहर में दाओ की बहन का अपहरण कर लिया गया था? क्या उन्हें ये खबर उससे पहले ही पता चल गई थी? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह आदमी बाई परिवार के बारे में इतना कुछ जानता है। पता चलता है कि वह इसकी योजना लंबे समय से बना रहा था। मिस बाई, क्या इतना हैरान होना ज़रूरी है? मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आपकी बहन के गायब होने का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, किन लैंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा क्या आपने अपना मन नहीं बना लिया है? आप अब भी मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश क्यों कर रही हैं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाई रुयू जैसी चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति इस छोटी सी चाल को नहीं समझ पाएगी, या वह जानबूझकर उसे उस दिशा में सोचने से रोक रही थी। क्या वे वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय भ्रमित होने का नाटक करना पसंद करेंगे? बाई रुयू ने गहरी सांस ली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और किन लैंग की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें इतनी सारी बातें पता हैं जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। क्या तुम्हें यह भी पता है कि बाई शियाओयुन कहाँ छिपी है? उद्धरण चिन्ह। किन लैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, वह न केवल दाओ को जानता है बल्कि वह उसे बचा भी सकता है। तुम क्या चाहते हो? जब तक तुम बाई शियाओयुन को बचा लेते हो, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगी। बाई रुयू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अपहरणकर्ता किन लैंग था, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में उसे पहले से ही स्पष्ट धारणा थी लेकिन वह उसके बारे में और सोचना नहीं चाहती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। किन लैंग ने इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं की, सीधे मुद्दे पर आ गया, मैं तुम्हें चाहता हूँ। बाई रुयू की प्रतिक्रिया से पहले ही उन्होंने गंभीरता से बोलना जारी रखा, बाई परिवार की कंपनी अंततः तुम्हारे पिता का ही व्यवसाय है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो या खुद को कितना भी साबित करने का प्रयास करो, तुम अपने पिता की हठधर्मिता को नहीं तोड़ सकते। अगर तुम्हारे पिता का इरादा कंपनी तुम्हें सौंपने का होता तो वे इसे इतने लंबे समय तक तुमसे छिपाकर नहीं रखते। वे निश्चित रूप से इतने नाजुक मोड़ पर खुलेआम कंपनी के शेयर बेचना शुरू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा आपके मुकाबले का नहीं है और उनके गुजर जाने के बाद सत्ता संघर्ष में उनका बेटा सब कुछ खो सकता है। इसलिए उसने सीधे सीधे पैसे निकाल लिए और अपने बेटे के लिए कुछ असली रकम छोड़ दी। देखने में भले ही बाई रुयू नाजुक लगे, लेकिन व्यापार जगत में वह बेहद निर्मम है। वह निर्णायक और कुशल है, यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े तगड़े आदमियों से भी ज्यादा निर्मम। अपने नाजायज़ बेटे के लिए बाई रुयू ने वर्षों से जो कुछ किया है, उसे देखते हुए हो सकता है कि वह नाजायज़ बेटे की जान न बचा पाए, लेकिन उसके लिए बाई परिवार से एक पैसा भी हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। अगर किन लैंग जैसा अजनबी भी उसे इतनी अच्छी तरह जानता है, तो बाई रुयू का जैविक पिता उसे कितना बेहतर जानता होगा। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसकी योजना पहले ही बना ली थी। किन लैंग ने गहरी सोच में डूबी बाई रुयू की ओर देखा और धैर्यपूर्वक दाओ को समझाया, तो फिर आप मेरे साथ सहयोग क्यों नहीं करते? मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको पर्याप्त व्यक्तिगत स्थान प्रदान करूंगा ताकि आपकी प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग हो सके। इसके अलावा मैं कंपनी के भीतर सभी अधिकार आपको सौंपता हूं और आपके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कंपनी में आपको पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे और कोई भी आपके निर्णयों का उल्लंघन नहीं कर सकता। लाभांश के संबंध में इक्विटी का विभाजन 60/40 या 50/50 हो सकता है। बाई रुयू ने अपने सामने गंभीर किन लैंग को ऐसे देखा मानो वह कोई निरर्थक बात सुन रही हो या मानो उसे हवाई बातें बताई जा रही हों। संदेह से पूछा, यदि आप अधिकार सौंपते हैं तो क्या आपको डर नहीं है कि मैं निष्पक्षता को भंग कर दूंगी और सत्ता हथिया लूंगी? किन लैंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, चूंकि मैंने तुम पर भरोसा करने का फैसला किया है, इसलिए मैं अब और संकोच नहीं करूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो यह मेरी अपनी गलती होगी और इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। वह बाई रुयू को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसका मानना था कि दया की एक बूंद का बदला कृतज्ञता के झरने से चुकाया जाना चाहिए, या दूसरे शब्दों में, यदि आप उसके प्रति थोड़ी सी भी दयालुता दिखाते हैं तो वह भविष्य में आपको 10 गुना या 100 गुना भी लौटाएगी। जब डॉटर ऑफ डेस्टिनी का इतना स्पष्ट विवरण मौजूद है तो किन लैंग को चिंता करने की क्या जरूरत है? क्या कंपनी के नेतृत्व की भूमिका हथियाने के लिए? इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि बाई रुयू इस तरह की कृतज्ञतापूर्ण हरकत करने वाला व्यक्ति नहीं है, अगर उसने ऐसा किया भी तो क्या हुआ? वह तो बस एक स्थानीय कंपनी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी तक अपना भविष्य का साम्राज्य भी खड़ा नहीं किया है। ये भला कैसी कैसी लहरें पैदा कर सकता है? बेशक यही वह बात थी जो वह सच में सोचता था। उसे अभी भी विनम्रता का दिखावा करना था और उस पर पूरा भरोसा करना था। मुझे इस बारे में सोचना होगा। मैं बाई शियाओयुन से मिलने के बाद आपको जवाब दूंगी, ठीक है? बाई रुयू परेशान थी और उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। एक और, किन लैंग को दाओ के बारे में बहुत कुछ पता था जिससे वह हैरान थी। दूसरी ओर उस पर उसके द्वारा दिखाए गए अत्यधिक भरोसे से वह स्तब्ध थी और उसे यह कुछ अवास्तविक सा लगा।
छोटी बच्ची बाई, चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित है। तुम अपने अनुमानों में थोड़ी और निडर हो सकती हो। आखिर इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जितना तुम देखोगी उतना ही समझोगी। किन लैंग ने बाई रुयू के कंधे पर थपथपाते हुए उसे प्यार से दिलासा दिया। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया, बल्कि बाई रुयू को उस दिशा में सोचने के लिए मार्गदर्शन किया। चूंकि हमने भर्ती शुरू कर ही दी है, तो क्यों न बाई परिवार के भीतर मौजूद दरारों को और भी चौड़ा कर दिया जाए। अन्यथा बाई रुयू अपना निर्णय कैसे ले पाती। तुम्हें मेरे बाई परिवार के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? बाई रुयू ने सावधानी से उसकी ओर देखा। किन लैंग ने बिना शर्माए या हौंफे कहा, मिस बाई दा यंग की व्यावसायिक सूझबूझ अद्भुत है। मैं उनके साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने उन पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन मुझे इस स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बाई रुयू अहंकारी हैं, उन्होंने बाई ग्रुप के सुधार के दौरान कुछ ऐसे निर्णय लिए जो तियानहाई शहर के अनुभवी व्यापारिक नेताओं द्वारा भी बेजोड़ हैं। अगर किन लैंग उसे भर्ती करना चाहता तो यह बहाना कुछ हद तक तर्कसंगत होता। वह एक आम बेटी की तरह नखरे नहीं दिखा रही थी, बल्कि उसने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं बाई शियाओयुन से जल्द मिल सकती हूँ? जितनी जल्दी मैं उसे सुरक्षित और स्वस्थ देख लूंगी, उतनी जल्दी मैं फैसला ले पाऊंगी। किन लैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बहन आज रात आपसे मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप, मिस बाई, साथ आती हैं तो आपसे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। आप यहीं चुपचाप इंतजार कीजिए। बाई रुयू के चिंतित चेहरे को देखकर उसे यह याद दिलाना पड़ा कि इतना बड़ा बोझ उठाना एक बहुत बड़ी बाधा है। वह तुरंत मुड़ा और कार्यक्रम स्थल से निकल गया, यहाँ तक कि उससे सवाल पूछने आए मु युयान को भी नज़रअंदाज करते हुए सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। मेबैक की पिछली सीट पर बैठकर मैंने फिजिक को 100 तक अपग्रेड करने के लिए 32,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स खर्च किए। सिस्टम पैनल। व्यक्ति किन लैंग। आयु 25। शारीरिक बनावट 100। चार्म 98। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 21,800। कौशल आत्मीयता स्तर 8, समूह आत्मीयता जोड़ 80। उन्नत पियानो कौशल, उन्नत चाय समारोह, उन्नत सौंदर्य शास्त्र। दुकान खुली है। लॉटरी केंद्र खुला है, प्रत्येक ड्रॉ के लिए 100 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स लगते हैं। सिस्टम बैकपैक, आंटी कियू का फोटो एल्बम, किंगफेंग टिश्यू जोड़ 1, सुश्री बाई का फोटो एल्बम, इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा उपकरण जोड़ 1। फिजिक के विस्फोटक विकास के अभ्यस्त होने के बाद किन लैंग ने शांत भाव से जून जी से कहा, बाहर पहरा दे रहे सभी लोगों को बाहर निकलने का आदेश दें और मुझे वहां ले चलें। ... इसी बीच अपहरणकर्ताओं के अड्डे पर कमरा शांत था, वहां केवल बाई शियाओयुन ही मौजूद थी। वह डर और घबराहट से अपने घुटनों को गले लगाकर कमरे के कोने में दुबक गई। उसका गोल मटोल छोटा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसका नन्हा सा शरीर कांप रहा था। उसका अपहरण कर लिया गया था और अभी अभी अपहरणकर्ताओं ने उसे परेशान करने की भी कोशिश की। कितना भयानक! वह हमेशा से बाई परिवार की छोटी राजकुमारी रही है, जिसे लाड़ प्यार और सुरक्षा मिली है। क्या उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे भेड़ियों की मांद में फेंक दिया गया हो, जहां उसका सामना उन भयानक बुराइयों के झुंड से हो रहा हो जो किसी भी क्षण उसे निगल सकती हैं। सौभाग्य से काले चमड़े की जैकेट पहने एक महिला पहले ही आ गई। हालांकि हम उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, लेकिन उसने चालाक अपहरणकर्ता को चुप करा दिया और उसे जमकर फटकार लगाई, जिससे वह अपहरणकर्ता के हाथों पिटने से बच गई। डर, अन्याय हुआ। बाई शियाओयुन के भीतर भावनाओं का एक मिलाजुला सैलाब उमड़ आया, जिससे वह और भी ज्यादा दुखी महसूस करने लगी। जैसे ही बाई शियाओयुन बढ़ती हुई बेबसी के साथ रोने लगी, कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। बाई शियाओयुन ने उत्सुकता से ऊपर देखा और एक परिचित और सुंदर चेहरा देखा। भाई! वह जल्दी से उठी और लड़खड़ाते हुए किन लैंग की बाहों में जा गिरी। बाई शियाओयुन की बड़ी बड़ी नम आंखों में दुख झलक रहा था। भाई, वो बदमाश कितने डरावने हैं। तुम मुझे बचाने आए हो, है ना? कृपया मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो, ठीक है? किन लैंग को ऐसा लगा जैसे वह दो बड़े गोलों से टकरा गया हो, जिससे उसे जोर का झटका लगा। भयभीत होते हुए भी उसने हाथ बढ़ाकर चिंता से बाई शियाओयुन के सिर पर धीरे से हाथ फेरा। डरो मत, अब मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। किन लैंग ने बाई शियाओयुन के सिर पर हाथ फेरा और उसे प्यार से दिलासा देते हुए कहा, डरो मत। तुम चाहे कहीं भी हो या कोई भी हो, जब तक तुम्हारा भाई यहाँ है, मैं उन्हें तुम्हें परेशान करने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। धड़ाम! बाईं ओर का दरवाजा बाहर से जबरदस्ती लात मारकर खोला गया और दो हटे कट्टे आदमी, जिनमें से प्रत्येक के गले में काले रंग का ड्रैगन बना हुआ था, किसी तरह अंदर घुस आए किन लैंग को घूरने लगे और गालियां देने लगे। धिक्कार है! क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने किसी को बचाने के लिए इतना हंगामा किया, क्या तुम्हें डर है कि दूसरों को पता नहीं चलेगा या क्या बात है? उन दो खूंखार और हटे कट्टे आदमियों को देखकर बाई शियाओयुन के मन में भय का ज्वार उमड़ आया। उसने किन लैंग के कपड़े कसकर पकड़ लिए और उसकी बड़ी बड़ी नम आंखों में आंसू भर आए।
अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बस अपनी आंखें ढक लो, थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। किन लैंग ने बाई शियाओयुन के छोटे से सिर पर हाथ फेरा, लेकिन मन ही मन उसने ताना मारा। अगर हम ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे तो विला के अंदर मौजूद अपहरणकर्ताओं को कैसे सतर्क कर पाएंगे? अगर वह इन अपहरणकर्ताओं को उकसाएगा नहीं तो बाई शियाओयुन के सामने वह कैसे दिखावा कर पाएगा? उसने एक उंगली बढ़ाकर उन दोनों को इशारा किया। उसका चेहरा शांत था, फिर भी उसमें तिरस्कार झलक रहा था। तुम छोटे कमीने, तुमने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है, इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। एक हटे कट्टे आदमी ने अपनी गर्दन घुमाई और औरा ने उग्रता से आगे बढ़ते हुए अपनी बाँह उठाई, जो बाई शियाओयुन की जांघ की तरह सुडौल थी, और सीधे किन लैंग की नाक की ओर वार किया। बाई शियाओयुन उस भयानक नज़र से इतनी भयभीत हो गई कि उसने तुरंत अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। क्लिक! एक तेज झनझनाहट के साथ ही एक दयनीय गर्जना सुनाई दी। किन लैंग ने एक हाथ से उस विशालकाय व्यक्ति की बाँह पकड़ ली, उसे मरोड़कर हिलाया और आसानी से उसकी ताकत को नष्ट कर दिया। उसी समय उसने नीचे की ओर खींचा और उसका घुटना ऊपर की ओर जोर से टकराया, जिससे जोड़ पर चोट लगी और उसकी पूरी तरह से स्वस्थ बाँह तुरंत टूट गई। मेरा हाथ, कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। दर्द से कराहते हुए उस बड़े आदमी ने किन लैंग को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन उसकी गति की तुलना किन लैंग के फिजिक्सों से कैसे की जा सकती है? दोनों ने लात मारी और आपस में टकरा गए। एक धीमी सी धमक के साथ वह हट्टा कट्टा आदमी तेजी से जमीन पर घिसटता हुआ भाग गया। अगर आप गौर से देखें तो आपको उस हट्टे कट्टे आदमी की पतलून के घुटने पर एक उभार दिखाई देगा। ये हड्डी के खिसकने के कारण बना एक बड़ा सा उभार है, जो दर्शाता है कि हड्डी टूट गई है और अपनी जगह से हट गई है। उस पर एक पैंट ढकी हुई थी, वरना पूरा दृश्य खून से लथपथ होता। इस हलचल ने तुरंत विला के अंदर मौजूद सभी अपहरणकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। नहीं, उन्हें अपहरणकर्ता नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि उन्होंने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का ध्यान आकर्षित किया है। ये स्थान मूल रूप से ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का अड्डा था और बाई शियाओयुन को यहाँ केवल अस्थायी रूप से कैद किया गया था। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्यों का एक झुंड अंदर घुस आया। पहली नज़र में ही उनमें से कम एक दर्जन लोग थे और हर एक खूंखार बदमाश था। ये बच्चा संदिग्ध है, सब लोग अपने हथियार उठा लो। एक और हट्टा कट्टा आदमी जो सबसे पहले अंदर घुसा, उसने अपने बेहोश साथी को कांपते हुए देखा, दांत पीसते हुए कहा, चलो हम साथ चलते हैं, हम इस आदमी को बाई शियाओयुन को ले जाने नहीं दे सकते। ये तो बहुत बड़ी रकम है। यदि आपको निर्धारित समय के लिए कारावास होता है तो आपको बड़ी रकम मिल सकती है। मैं चुपचाप खड़े होकर उसे अगवा होते हुए कैसे देख सकता था? एक दर्जन गुंडे धमकी भरे लहजे में किन लैंग के पास पहुंचे। कुछ के पास लाठियां थीं और अन्य के पास बड़े काले रंग के मैचेटी चाकू थे। ये ऐसे औजार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर सड़कों पर किया जाता है। जब तक आप कोई लापरवाही भरा काम नहीं करते तब तक आप किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन किसी को अपंग करना बहुत आसान है। लेकिन इस स्थिति में, जब दुश्मन की संख्या हमसे कहीं अधिक थी, एक अजीब घटना घटी। गुंडों के आने का इंतजार करने के बजाय किन लैंग ने पहल करते हुए उनका सामना किया, पास के एक गुंडे से लाठी छीन ली और उसे पूरी ताकत से उससे छीन लिया। वार इतना जोरदार था कि बदमाश का हथियार छूट गया। वह लड़खड़ाकर आगे बढ़ा और लाठी के एक जोरदार वार से उसके माथे पर जोरदार चोट लगी। उसकी आंखें ऊपर की ओर भून गईं और वह मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे लोगों का अपहरण भी किया। अगर मैंने, किन लैंग ने, आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। हाथ में लाठी लिए किन लैंग चूंकि महानायक जियांग यू के समान दिख रहा था, जिसमें 10,000 पुरुषों का साहस था। वह बेहद फुर्तीला था। जैसे ही वह अपनी लाठी घुमाता, कोई बदमाश तुरंत उसके माथे पर वार कर देता या उसका कंधा तोड़ देता, जिससे वह बेहोश हो जाता। एक लात से उसने उस आदमी के पेट पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक अन्य व्यक्ति घेरे से बाहर जा गिरा। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इन बदमाशों की ताकत से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। यह अपहरणकर्ताओं द्वारा किन लैंग को धमकाने का मामला तो बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से किन लैंग द्वारा अपहरणकर्ताओं के एक समूह का पीछा करने और उन सभी को अकेले ही यातना देने का दृश्य है। दयनीय चीखों के बीच बाई शियाओयुन ने अपनी फैली हुई उंगलियों के बीच से वीर और अजय किन लैंग को देखा। सफ़ेद घोड़े पर सवार राजकुमार की उसकी छवि पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गई थी। बाई शियाओयुन, जो पहले से ही किन लैंग के आकर्षक रूप से मोहित थी, अब इस स्थिति का सामना कर रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। मेरा पूरा दिमाग, मेरी पूरी छाती, मेरा पूरा शरीर किन लैंग की छवि से पूरी तरह भर गया था। चलो चलते हैं। किन लैंग ने बाई शियाओयुन का कोमल, बिना हड्डी वाला हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गई। गलियारे में ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्यों ने, जो रास्ता रोक रहे थे, हमला कर दिया। किन लैंग ने अपनी लाठी के एक ही वार से उनमें से एक को गिरा दिया। केबिन से बाहर निकले गुंडों को लात मारकर वापस वहीं भेज दिया गया जहां से वे आए थे। विला ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्यों से भरा हुआ था। यह एक गढ़ था, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां कितने लोग मौजूद थे।
यहाँ तक कि एक विशेष बल के सैनिक जैसे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ को भी ये जगह किसी अजगर की मांद की तरह लगेगी, एक ऐसी जगह जहाँ जीवित रहना बेहद मुश्किल है। किनलैंग गलियारे से ऐसे गुजरी मानो इत्मीनान से टहल रही हो, वह पूरी तरह से सहज महसूस कर रही थी। फिजिक्स 100 की अवधारणा क्या है? एक सामान्य व्यक्ति की शारीरिक क्षमता लगभग 10 होती है, जबकि 20 की शारीरिक क्षमता असाधारण होती है, जो एक व्यक्ति पर 2 व्यक्तियों की संयुक्त शक्ति के बराबर होती है। अगर फिजिक 20 वाले एक आदमी का सामना फिजिक 10 वाले 2 आदमियों से हो तो क्या मुकाबला ड्रॉ होगा? नहीं, ये तो यातना थी। शरीर का आकार दोगुना हो गया और उसकी शारीरिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसकी ताकत में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भला दोगुने लोगों की मौजूदगी इसकी भरपाई कैसे कर सकती है? मौजूदा किनलैंग की तो बात ही छोड़िए, इन बदमाशों के समूह का सामना करना बच्चों, मुर्गियों और कुत्तों के झुंड से भिड़ने जैसा है। इन्हें तो पलक झपकते ही कुचल दिया जा सकता है। यात्रा सुगम और निर्बाध रही। विला के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद उन्हें किसी ने नहीं रोका। उनके पीछे पुनर्तः विनाश का मंजर था। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य इधर उधर बिखरे पड़े थे, उनकी पीड़ादायक चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। बस यही है, बस यही है, इसे ही तो बेरहम अपहरणकर्ता कहते हैं। किनलैंग ने विला के बैठक कक्ष में छड़ी फेंक दी, अपना सिर हिलाया और उसे तिरस्कारपूर्वक खारिज कर दिया। अपने बगल में बैठी उस मदहोश और मोहित लड़की को खींचते हुए, जो आगे नहीं देख रही थी बल्कि उसकी छवि को ध्यान से घूर रही थी, वह अकेले ही उस ठिकाने से निकल गई। सड़क किनारे तक कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार मैं मेबैक की पिछली सीट पर बैठ गया, जो मेरा इंतजार कर रही थी। उसने जगमगाते विला को देखा और उसके मन में उत्सुकता जाग उठी। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के स्वभाव को देखते हुए, एक बार जब उनका घर नष्ट हो जाता है तो वे शायद इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। इसके अलावा उसने अभी अभी बहुत ही घमंडी व्यवहार किया और बार बार अपना नाम लिया। विला के अंदर सुरक्षा कैमरे भी लगे हुए हैं, आप उसे तरह तरह के सुरागों के जरिए ढूंढ सकते हैं। क्यूजियोर, हे, ऐसा लगता है कि उसे महिला मुख्य किरदार की तलाश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके विपरीत वह खुद पहल करके उसके पास आएगी। ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छे मूड में होने के बावजूद किनलैंग को महसूस हुआ कि बाई शियाओयुन उसे बगल से खींच रही है और वह अनजाने में ही पीछे मुड़ गया। लेकिन एक कोमल, सुंदर चेहरा करीब आया और उन गुलाबी होठों ने उसे सोचने का समय दिए बिना ही उसके होठों को छू लिया। बाई शियाओयुन को जुनून सवार है। आज किनलैंग के कार्यों से मेरा पूरा मन और हृदय भावपूर्ण रूप से भर गया था। उसने अपना मन बना लिया है। किनलैंग उसका राजकुमार है। वह जीवन भर किनलैंग की दीवानी बनकर रहने को तैयार थी और सिर्फ उसी की। उन होठों का स्पर्श इतना मीठा था जैसे रुई की कैंडी, इतना मोहक कि मैं उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था। काफी देर बाद बाई शियाओयुन ने झिझकते हुए अपना सिर नीचे किया, उसे किनलैंग की बाहों में छिपा लिया, उसकी कमर को गले लगाया और फुसफुसाते हुए कहा, भाई, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कहूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, ठीक है? एक अनुभवहीन ड्राइवर पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने की सलाह देते हुए कह सकता है, कई सड़कें हैं लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। एडवांस्ड कार के ड्राइवर ने पहले ही चुपचाप रियरव्यू मिरर को घुमा लिया था और कुछ सुकून देने वाला कार म्यूजिक चालू कर दिया था। वह तुम्हारा दूल्हा होगा और आज से वह तुम्हारा जीवनसाथी होगा। बाई शियाओयुन ने यह गाना पहले कभी नहीं सुना था, ये बेहद पुराना था और उसकी पीढ़ी का नहीं था, और वह उसकी पसंद का भी नहीं है। लेकिन संगीत सुनते समय मुझे सबसे ज़्यादा डर पर्यावरण से लगता है। इस परिस्थिति में बाई शियाओयुन ने अभी अभी किनलैंग की पत्नी बनने की प्रतिज्ञा की ही थी कि उसने इस संगीत के बोल सुने और वह अत्यंत भावुक हो गई। भाई, अब से मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? बाई शियाओयुन ने किनलैंग को गले लगाया, उसकी कोमल, मासूम आवाज ने दिल को सुकून दिया। अगर कोई और आदमी होता तो शायद वह इस क्षण भावनाओं के उफान में अंधा हो जाता और कुछ भी करने में सक्षम होता। किनलैंग को भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी और वह खुद को बार बार समझाती रही कि वह अभी भी जवान है, बाई शियाओयुन अभी भी बच्ची है। लेकिन नीचे देखने पर 2 बड़ी गेंदें दिखाई दी जो उनके स्वयं के अनुमान के विपरीत थीं। अब जवान नहीं रहे, यह अब बिल्कुल भी छोटा नहीं रहा। ध्यान से गाड़ी चलाओ और वापस जाओ। किनलैंग ने अपना गुस्सा दबाते हुए जून जी से बेसब्री से कहा। जून जी ने झटपट ओह कहा, एक्सीलरेटर पर पैर रखा और मेबैक तुरंत रफ्तार पकड़ गई। किनलैंग ने बाई शियाओयुन को बिना कुछ कहे बस प्यार से अपनी बाहों में, कभी कभी उसका हाथ अनजाने में उसकी जांघ से छू जाता था। ये बिल्कुल सामान्य है और अत्यधिक नहीं है। इसके अलावा बाई शियाओयुन यहाँ आते समय एक प्यारी सी गुलाबी ड्रेस पहने हुए थी, इसलिए उसमें कुछ सिलवटें होना स्वाभाविक था। उससे ये पूछना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वह अपनी ड्रेस को नीचे से ठीक कर ले और यह जांच ले कि अपहरणकर्ताओं ने उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई है। किनलैंग इतना मानसिक रूप से थकाने वाला काम करने को तैयार नहीं था। बाई शियाओयुन का लाल चेहरा और उसकी ओर इतनी भावुक निगाहों से देखती हुई देखकर उसे भी भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। जो हो गया सो हो गया।
बाई शियाओयुन को इतना कृतघ्न होने के लिए किसने कहा? उसकी बचकानी दयालुता के लिए। तियानहाई शहर के एक टाउन हाउस के बाहर बाई शियाओयुन, जो किनलैन का हाथ पकड़े हुए थी, ने अपनी प्रेम भरी निगाहें फिर से उन पर टिका दी जब उसने दरवाजे के बाहर बाई रुयू को खड़ा देखा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें धुंधली सी चमक से भरी हुई थीं। वह सफ़ेद मोजे पहने अपने दोनों पैरों के साथ दौड़कर आए और फिर हाथ में गेंद लिए हुए उस पर टूट पड़ी। बहन, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। वो बड़े बदमाश बहुत डरावने थे। उफ। बाई शियाओयुन अपनी बहन की बाहों में सिमटकर नखरे करते हुए अपनी सारी शिकायतें बयां कर रही थी। बाई रुयू ने अपनी छोटी बहन को प्यार से गले लगाया, उसके नन्हे से सिर को सहलाया और धीरे से उसे दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक है, डरो मत, तुम्हारी बहन यहाँ है, तुम्हारी बहन तुम्हें फिर कभी चोट नहीं लगने देगी। क्या पिताजी को पता है कि मेरे भाई ने मुझे बचाया? बाई शियाओयुन ने ऊपर देखा। वह बाई शियाओचुन को ये खबर बताने के लिए उत्सुक थी। बाई रुयू थोड़ी देर रुकी, फिर मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है, बहुत देर हो चुकी है। बाई शियाओयुन, तुम यहीं आराम क्यों नहीं कर लेती? घर मत जाओ। ये टाउन हाउस बाई रुयू की निजी संपत्ति है। वह यहाँ बहुत कम ही रहता है, लेकिन अगर उसका अपने पिता से तीखी बहस होती है तो वह यहाँ अकेले आ जाता है। वह फिलहाल अपनी बहन को उस घर में वापस नहीं जाने देना चाहती। ये बदल गया है, ये पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा, और कौन जानता है कि दाव के साथ आगे क्या हो सकता है। तो क्या तुम आज रात मेरे साथ यहीं रुकोगे, भाई? बाई शियाओयुन ने पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछे थोड़ी दूर खड़े किनलैन को देखा। उसके गाल लाल हो गए थे। बाई रुयू ने मन ही मन आह भरी। वह अपनी छोटी बहन के स्वभाव को जानती थी, लेकिन किनलांग धुंध में लिपटी किसी आकृति की तरह थी, बहुत रहस्यमय। उसके बहुत करीब जाना उसे कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। इसके अलावा दोनों के बीच उम्र का काफ़ी अंतर है। उसने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा और किनलैन के पास जाकर कृतज्ञतापूर्वक कहा, युवा स्वामी किन, आज रात आपकी सहायता के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। यह अवधि बीत जाने के बाद हम अन्य विषयों पर बात करेंगे, ठीक है? किनलैन मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है। हमने आखिरकार बाई शियाओयुन को उस अजगर की मान से बचा। सबसे ज़रूरी बात है कि तुम दोनों बहनें फिर से मिल जाओ। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। बाई रुयू ईमानदारी के मामले में भरोसेमंद है। इसके अलावा उसने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि बाई शियाओयुन का अपहरण कर लिया गया था। वह व्यावहारिक रूप से सीधे तौर पर यही कह रहा था। जो कोई भी मूर्ख नहीं है, वह शायद छोटे से छोटे सुराग से भी कुछ न कुछ अंदाजा लगा सकता है। बाई रुयू को थोड़ा समय दीजिए। जैसे जैसे उसे सच्चाई का पता चलता जाएगा, वह मौजूदा दरार को और बढ़ाता जाएगा, जब तक कि अंततः वह टूट न जाए। भाई, मत जाओ। किनलैन को मुड़कर जाते देख बाई शियाओयुन तुरंत बाई रुयू की पकड़ से छूटकर उसके पीछे भागी, उसकी कमर को पीछे से पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए बोली, भाई कृपया मत जाओ, ठीक है? किनलैन को ऐसा लगा जैसे उसे 2 गेंदों से चोट लगी हो। उसके होंठ फड़फड़ाए और उसने अपने ऊपर से पकड़ी हुई दोनों छोटी छोटी हथेलियों को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। वह मुड़ा और उसके पास किसी पर गेंद ड्रिबल करने के लिए पीला कार्ड दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाई रुयू के सामने कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। उसने बाई शियाओयुन के सिर पर प्यार से थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बाई शियाओयुन, अच्छी बच्ची बनना, अपनी बहन के साथ रहना। भविष्य में अगर तुम्हें कोई कठिनाई या अप्रिय घटना का सामना करना पड़े तो तुम अपने भाई के पास आ सकती हो, ठीक है? ठीक है। बाई शियाओयुन ने आज्ञाकारी भाव से अपना छोटा सा सिर हिलाया, अभी भी थोड़ा हिचकिचाते हुए किनलैन का गर्म हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, भाई। काफ़ी देर बाद बाई रुयू ने उसे दिलासा दिया और आखिरकार उसका छोटा हाथ छोड़ दिया। बाई रुयू के नेतृत्व में, जो चलते समय बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रही थी, वह टाउन हाउस में तब तक प्रवेश करती रही जब तक कि गेट बंद नहीं हो गया। डिंग, कथानक बदल गया है। बधाई हो मेज़बान, आपने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 5000 अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, भाग्य का पुत्र, ये फैंग के भाग्य अंक 500 कम हो गए। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 5000 प्राप्त कर लिए हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैंने अपने कानों के पास से लगातार आ रही सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ें सुनी। किनलैंग ने संतुष्टि भरे चेहरे के साथ पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही वह टाउन हाउस के सामने वाले आंगन से बाहर निकला, उसने मु युयान को दीवार से टिके हुए आधे मुस्कान के साथ हाथ बांधे हुए उसकी ओर घूरते हुए देखा। क्या डिंगफैंग गैदरिंग भी बीच में ही छोड़कर बाई रुयू को ढूंढने आए और उन्हें भी वापस भेज दिया गया? मु युयान कौन है? हालांकि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि किनलैंग के मुकाबले कहीं भी नहीं था, फिर भी यंजिंग में भी उसके अनगिनत चाहने वाले थे। अगर उसकी सगाई किनलैंग से न हुई होती तो शायद उसके चाहने वालों की कतारें चौक से लेकर दाक्सिंग हवाई अड्डे तक लगी होतीं। कौन सा आदमी उसे मुस्कुराकर अभिवादन नहीं करेगा? आपने कभी किनलैंग जैसा कोई व्यक्ति देखा है? उसने डिंगफैंग गैदरिंग में बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया और वह बिना सिर घुमाए ही चला गया।
ऐसा लगता है जैसे उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बाद में बाई रुयु तुरंत बाद चली गई और जिज्ञासावश वह उसके पीछे पीछे चली गई। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि किनलैंग ऐसा क्या कर रहा है जो उसे इतना लापरवाह बना देता है, यहाँ तक कि वह उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज भी कर देता है। अप्रत्याशित रूप से उसने देखा कि किनलैंग देर रात पहुंचा और उसे दरवाजे से ही लौटा दिया गया और वह उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। किनलैंग ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुमने कभी लियू बेई के झूगे लियांग की फूस की झोपड़ी में 3 बार जाने के बारे में सुना है? मैं न केवल आज रात आ रहा हूँ बल्कि कल रात भी आऊँगा और आज रात भी वापस आऊँगा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या लोगों का पीछा करना मज़ेदार होता है? मु युयान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी प्रेमिका को ये भी न पता हो कि तुम कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह, तुम बाहर हंगामा कर रहे हो और मैं तुम्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकता, तुमसे सवाल भी नहीं पूछ सकता। किनलैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये बिल्कुल भी व्यंग्य जैसा नहीं लगता, ये तो एक नाटकीय पारिवारिक ड्रामा जैसा है जिसमें पत्नी अपनी प्रेमिका को रंगे हाथों पकड़ लेती है। हे भगवान, क्या मु युयान सचमुच इसमें दिलचस्पी ले रही है? वह फिलहाल इस मामले पर उसे जानबूझकर उकसाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गंभीरता से कहा, मैं किसी ज़रूरी काम से बाई रुयु से मिलने आया हूँ। नई खुली कंपनी को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो वास्तव में काम संभाल सके और वह इसके लिए बहुत उपयुक्त है। एक और कंपनी शुरू कर रहे हो? क्या इसलिए कि पिछली बार किन परिवार द्वारा दी गई 1 अरब युआन की शुरुआती पूंजी खर्च हो गई है और तुम पैसे ठगने का एक और बहाना ढूंढ रहे हो? मु युआन को मानो उसकी असलियत पता चल गई थी। ऐसा नहीं था कि वह घमंडी थी, लेकिन अतीत में किनलैंग वास्तव में ऐसा ही था। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर आपके पास लोगों की कमी है तो आप नौकरी बाजार में क्यों नहीं जाते? बाई रुयु को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आपका दिमाग दरवाजे में फंस गया है? बाई रुयु आखिर बाई परिवार की सबसे बड़ी युवती हैं। बाई परिवार का समूह इतना बड़ा है कि वह अकेले उसका प्रबंधन नहीं कर सकता, भला उनके पास आपके लिए कुछ करने का समय या इच्छा कैसे हो सकती है? बीता हुआ कल बीत गया, वर्तमान बीत गया और इस बार मैं गंभीर हूँ। किनलैंग आगे बढ़ा, दीवार का सहारा लिया और अपने से एक सिर छोटी मु युआन को दीवार से जोर से धक्का देकर बचाया। उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। मु युआन थोड़ी घबरा गई। उसने दोनों हाथ किनलैंग की छाती पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद किनलैंग, जो उसके सामने कसकर दबा हुआ था, टसे मज नहीं हुआ। उसने दांत पीसते हुए कहा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम गंभीर हो या नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि व्यापार करना वाकई इतना आसान है? भले ही किनलैंग जानबूझकर एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करे, उसके लिए भटक जाना आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर कंपनी शुरू करना इतना आसान होता तो हर जगह बड़े बड़े बॉस होते। कंपनी में कार्यरत उच्च वर्गीय कर्मचारी और निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर कहाँ से आते हैं? किनलैंग ने अपने सूट जैकेट के बटन खोले, लेकिन उसका हाथ अभी भी बीच में आ रहा था। मु युआन चिंतित हो गई। तुम क्या करना चाहते हो? किनलैंग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी अनुमति के बिना कोई भी लापरवाही भरा काम करने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह किनलैंग की बाँह से लिपट गई। उसका छोटा सा मुंह पहले से ही उसकी कलाई पर था। अगर कुछ गलत हुआ तो वह काटने और भाग जाने के लिए तैयार थी। किनलैंग ने अपनी जेब टटोली और एक पर्ची निकाली। उसके चेहरे पर नेक भाव था। क्या तुम उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? ये बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। किनलैंग, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। मु युआन शर्म और आक्रोश से भर उठी और किनलैंग के गुप्तांग पर हमला करने के लिए ऊपर देखा। लेकिन उसकी ताकत किनलैंग के खिलाफ कैसे जीत हासिल कर सकती थी? महज 2 राउंड में ही किनलैंग ने उसे घुटने के नीचे से जकड़ लिया था, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था और उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया था। अचानक ही मु युआन एक ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए मेढक की तरह दिखने लगी, बस उसकी स्थिति अलग थी। ऑपरेशन टेबल की जगह एक दीवार थी और लेटने के बजाय उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में लटकी हुई थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मु युआन चिल्लाए। अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे लगा जैसे सारा खून उसके सिर में चढ़ गया हो और उसका सुंदर चेहरा एकदम लाल हो गया। वह गुस्से में थी, चिल्ला रही थी, वह टूटकर गिरने की कगार पर थी। लेकिन किनलैंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके सामने एक नोट रख दिया। अपनी शर्म को दबाते हुए मु युआन ने घबराए हुए अंदाज में दाव से पूछा, यह क्या है? सौंदर्य संबंधी नुस्खे। क्या आपकी कंपनी मुख्य रूप से सौंदर्य उत्पादों का कारोबार नहीं करती? किनलैंग ने समझाया, उसके पास फिलहाल ब्यूटी पिल से निपटने के लिए समय या ऊर्जा नहीं है। मु युआन इस क्षेत्र में माहिर हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने से न केवल सही दिशा मिलेगी बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। मुफ्त? क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? मु युआन ने उस पर एक नज़र डाली और उपहास उड़ाते हुए कहा, यह कैसा मजाक है? ये नुस्खा तुम्हें किसने दिया?
क्या तुम्हें लगा कि तुम बस कुछ महंगी जड़ी बूटियां मिलाकर इसे सौंदर्य उत्पाद कह सकते हो? अगर उत्पाद का फॉर्मूला वाकई इतना सरल है तो अनुसंधान और विकास टीम रखने का क्या मतलब है? अरे बड़े मूर्ख, तुम्हें धोखा दिया गया है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इस एक नुस्खे से कंपनी शुरू कर सकते हो? सपने देखते रहो और मुझे नीचे उतारो। जब तुम मेरे घुटनों के पीछे दबाते हो तो बहुत दर्द होता है। किन लैंग ने मु युयान की ओर देखा, जिसने बॉडीकॉन स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी सफ़ेद चिकनी पिंडलियों के ऊपर घुटनों के आसपास का हिस्सा हल्का लाल था। फिर उसने धीरे से उसे नीचे उतार दिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है या नहीं। नुस्खा यही है, आप इसका इस्तेमाल प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह ब्यूटी पिल बेहद असरदार है। इसे मूल फॉर्मूले के अनुसार सीधे तैयार करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसे कई दर्जन बार पतला करना सबसे अच्छा है। उसने जो नुस्खा निकाला वह सिस्टम के बैग में मौजूद नुस्खे की हूबहू नकल नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा नुस्खा था जिसे उसने 100 गुना पतला कर दिया था। यदि ब्यूटी पिल को इस पृष्ठ पर दिए गए नुस्खे के अनुसार तैयार किया जाता तो इससे चोट इतनी तेजी से ठीक नहीं होती जितनी नग्न आंखों से दिखाई देती। हालांकि सौंदर्य उत्पादों की तुलना में यह अभी भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। इसे कम तेज़ कैसे बनाया जाए, यह मु युयान जैसे विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। यह उनका विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है और वे इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते। मु युयान ने पर्ची पकड़ी हुई थी, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? कंपनी शुरू करना और बाई रुयू को भर्ती करना, क्या आप सच में इन सब बातों को लेकर गंभीर हैं? उसने सोचा था कि किन लैंग देर रात महिलाओं की तलाश में यहाँ आया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वह गलत समझ रही थी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह सच है या झूठ? बस मेरी बात मानो, बाकी की चिंता मत करो। किन लैंग ने अपने कपड़े ठीक किए। और हाँ, यह मत भूलो कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक अनुबंध पर टिका है। अनुबंध टूटते ही हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। दोबारा पीछा करने की कोशिश मत करना। मु युयान निस्संदेह इस डेटिंग गेम के प्रति पूरी तरह से मोहित है, लेकिन इस प्रतीत होने वाली वास्तविक लेकिन अवास्तविक स्थिति को देखते हुए और शायद मु युयान के जानबूझकर भूलने के प्रयास को देखते हुए उसे फिर भी पहल करके उसे याद दिलाना पड़ा और उस भ्रम को दूर करना पड़ा। ये सच लगता है लेकिन सच नहीं है, ये वास्तविक भी है और नकली भी। जैसे ही मु युयान इसमें मग्न होने लगी, किन लैंग ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा जिससे वह होश में आ गई। क्या आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं और अनुबंध को बहाना बनाकर अपना उदासीन और अहंकारी रवैया जारी रखना चाहते हैं? नहीं, किन लैंग भला मु युयान को इस तरह बार बार अपने सामने आने की अनुमति कैसे दे सकता था? मु युयान की नज़र में पिछला अनुबंध एक बंधन था, लेकिन अब यह अनुबंध एक सुरक्षात्मक कवच जैसा लगता है जिसके लिए मु युयान जानबूझकर नासमझ होने का नाटक कर रही है। किन लैंग को इसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। अपने पति के साथ कुछ समय तक बुरा बर्ताव करना शायद अच्छा लगे, लेकिन उसे वापस पाने के लिए संघर्ष करना एक बुरे सपने जैसा होगा। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप सिर्फ अपने दिमाग में सोचकर ही काम चला सकते हैं। मु युयान बिना सिर घुमाए चेहरे पर तनाव लिए चली गई। उसकी ठंडी निगाहें उसे देखने वाले हर व्यक्ति को ऐसा महसूस कराती थीं मानो वे उसके लाखों के कर्जदार हों और उन्हें चुका ना पाए हों। प्रयोग करना मत भूलना। मेरी कंपनी को अपनी पहली बड़ी दौलत कमाने के लिए इस नुस्खे की ज़रूरत है। किन लैंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। धमाका। उसकी प्रतिक्रिया एक सफ़ेद टेललाइट थी। BMW एक गर्जना के साथ तेजी से आगे बढ़ गई, बाकी सभी को पीछे छोड़ते हुए। जैसे ही BMW सड़क के अंत में गायब हुई, जून जी अजीब तरह से कोने से बाहर निकली और हंसते हुए बोली, युवा मालिक, मुझे बहुत खेद है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति मुंह किसी का पीछा करेंगे। मैं जल्दबाजी में थी, यह मेरी गलती थी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किन लैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में तुमने अच्छा काम किया है और मैंने तुम्हें जो काम दिए थे उन्हें तुमने बखूबी निभाया है। आज रात अपने सभी दोस्तों को बुलाओ और चलो फिंगरटिप लोड्स क्लब में जाकर खूब मस्ती करें। बहुत खूब। जैसे ही जून जी ने फिंगरटिप लोड्स शब्द, उसकी आंखें चमक उठीं। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि युवा स्वामी ने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के घर से लोगों को कैसे बचाया था और वह उनसे पूछने ही वाला था, लेकिन किन लैंग के अचानक लिए गए फैसले ने उसे बीच में ही रोक दिया। पूछने का क्या फ़ायदा, फिंगरटिप लोड्स जाना मेरी प्राथमिकता है। ... आधे घंटे बाद डामर की सड़क पर विलासितापूर्ण कारों का एक लंबा काफिला एक लंबे अजगर की तरह धीरे धीरे फिंगरटिप लोड्स क्लब के सामने आकर रुक गया। राहगीर इस भव्य दृश्य को देखने के लिए रुक गए। पुरुष मौन थे और महिलाएं प्रेम में डूबी हुई थीं। विस्तारित मेबैक को छोड़ दे तो अकेले लगभग एक दर्जन मर्सिडीज AMG की कीमत ही 30 मिलियन से अधिक है। आखिर यह कौन है? एक प्राइवेट क्लब में इतना भव्य आयोजन। क्या यहाँ स्वयं उपस्थित होने वाले व्यक्ति उस सूचीबद्ध समूह के अध्यक्ष हो सकते हैं? ऐसा नहीं था कि वे यह अनुमान नहीं लगाना चाहते थे कि वह कौन सा अमीर बच्चा था,
बात सिर्फ इतनी थी कि वह दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था और यह किसी अमीर बच्चे की मामूली शरारतों जैसा नहीं लग रहा था। काले सूट पहने जूनजी कार से बाहर निकले, पीछे की ओर गए, कार का दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक झुककर बोले, युवक स्वामी, हम पहुंच गए हैं। इसके बाद किन लैंग धीरे धीरे बाहर निकल गया। जैसे ही वह चेहरा दिखाई दिया, फिंगरटिप लोड्स के स्वागतकर्ताओं और देखने के लिए बाहर दौड़े आए तकनीशियनों सहित राहगीरों की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, कितना सुंदर है! ये युवा मालिक कौन है? ये तो बहुत ही आकर्षक है। और इनके पास इतनी आलीशान कारों का बेड़ा है। उसने मेरी तरफ मुस्कुराया। हे भगवान, क्या वह बाद में मुझसे कुछ मांगेगा? अगर उसे विशेष सेवाओं की आवश्यकता हो तो क्या होगा? क्या मुझे सहमत होना चाहिए या पहले उससे पूछना चाहिए? ये तो हद से ज्यादा खर्चीला है। 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी कारें, 40 से ज्यादा बॉडीगार्ड, और वो सब इतने जवान। मैंने तो आज रात हल्का मेकअप किया था। नहीं, मुझे वापस जाकर उसे ठीक करना होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आश्चर्य की सांसों के बीच किन लैंग 2 अंगरक्षकों के साथ भव्य फिंगरटिप लोड्स लॉबी में दाखिल हुए। चियोंगसम पहने लॉबी मैनेजर ने तुरंत और सक्रियता से उनका स्वागत किया। क्यूई ने कहा, नमस्कार आदरणीय अतिथि, मैं फिंगरटिप लोड्स क्लब की लॉबी मैनेजर हूँ। क्या आप मुझे आपकी सेवा करने का अवसर देंगे? इस पतित स्थान में जो लोग प्रबंधक बन सकते हैं, वे सभी दुनियादारी के तौर तरीकों से भलीभांति परिचित होते हैं। जैसे ही उसने किन लैंग को देखा, विशाल अंगरक्षक दल को दरकिनार करते हुए, उसका सादा लेकिन प्रभावशाली सूट और श्रेष्ठ व्यवहार उसे भयभीत करने के लिए काफी था। उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और लगभग विनम्रतापूर्वक उससे प्रश्न पूछने लगी। किन लैंग ने उत्सुकता से पूछा, आप किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं? लॉबी मैनेजर ने फटाफट सारी जानकारी देते हुए कहा, नमस्कार सम्मानित अतिथि, हमारे फिंगरटिप लोड्स में कुल 5 मंजिलें हैं। दूसरी मंजिल स्नान क्षेत्र है, जिसमें स्वास्थ्यवर्धक गर्म पानी का स्नान और एक साझा क्षेत्र में एक बड़ा सार्वजनिक स्नानघर शामिल है। तीसरी मंजिल एक अवकाश क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्नैक बुफे और फलों की थालियां, साथ ही एक मनोरंजन केंद्र भी है। चौथी मंजिल पर मसाज सेवा क्षेत्र है, जहां विभिन्न कौशल स्तरों के तकनीशियन आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। 5वीं मंजिल पर निजी कमरों वाला विश्राम क्षेत्र है, जिसमें व्यक्तिगत गर्म पानी के स्नानघर भी शामिल हैं। किन लैंग ने सिर हिलाया। 5वीं मंजिल का किराया क्या है? लॉबी मैनेजर ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अलग अलग सेवाओं की अलग अलग कीमतें हैं। किन लैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं 5वीं मंजिल को पूरी तरह से बुक करने की कीमत के बारे में पूछ रहा था। लॉबी मैनेजर चौंक गया, लेकिन किन लैंग के हावभाव को देखकर उसने अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, एक रात का किराया 600,000 है। इससे पहले उन्होंने कभी किसी को 5वीं मंजिल पूरी तरह से बुक करते हुए नहीं देखा था, इसलिए कोई निश्चित कीमत तय नहीं थी। 6 लाख युआन प्रति रात की कीमत पूरी तरह से 5वीं मंजिल पर होने वाली दैनिक बुकिंग की अधिकतम संख्या पर आधारित थी। एक रात के लिए 6 लाख, ये तो बहुत महंगा है। किन लैंग ने आश्चर्य और संदेह से पूछा। लॉबी मैनेजर ने तुरंत समझाया, वीआईपी, हमारे 5वीं मंजिल के लाउंज क्षेत्र में। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले कि वह महत्वपूर्ण शब्द छूट का उच्चारण भी कर पाती, किन लैंग ने अपना एक आलाप जारी रखा। इतनी बातें मत करो, मुझे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले 1 महीने के लिए बुकिंग कर लेते हैं। चेक चाहिए या नकद? मैं अभी चेक दे सकता हूं, लेकिन नकद में थोड़ा समय लग सकता है। बैंक को पहले गिनना होगा और फिर उसे लाने के लिए गाड़ी भेजनी होगी। बहुत खूब, एक वाक्य ने लॉबी में मौजूद सभी वेटरों और तकनीशियनों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। सभी लोग किन लैंग को नवधनी समझते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि दाव बिल्कुल भी नवधनी नहीं है। वह स्पष्ट रूप से एक बेहद अमीर आदमी है। पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे हैं। फिर सभी के आश्चर्य के बीच किन लैंग ने अपनी चेकबुक निकाली, जल्दी से कुछ नोट लिखे, एक पन्ना फाड़ा और जूनजी को दे दिया। ये लीजिए 20 मिलियन। मैनेजर झांग को पैसे लेने के लिए ले जाए। बाकी के 2 मिलियन आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और भाइयों को कुछ बोनस दे दीजिए। चेक को हाथ में लिए हुए जूनजी काफी देर से मैनेजर झांग के साथ जोशपूर्ण बातचीत कर रहा था। ये ध्यान देने योग्य है कि दाव, जूनजी और मैनेजर झांग के बीच एक स्पष्ट संबंध था, लेकिन उनमें से किसी ने भी दूसरे के प्रति कोई पहल नहीं की थी। आज का दिन अलग है। किन लैंग का आगमन काफी भव्य था और उन्होंने करोड़ों खर्च किए। मैनेजर झांग इस मासिक कमीशन से ही लाखों या करोड़ों कमा सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? वह रातों रात करोड़पति बन गया। मैनेजर झांग की उम्र को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वह किन लैंग के साथ बहुत अधिक उलझने की उम्मीद नहीं करती हैं, लेकिन ये बात उन्हें जून जेड के साथ अपने इश्कबाजी जारी रखने से नहीं रोकती है। मैनेजर झांग किन लैंग जैसे इतने बड़े ग्राहक को बनाए रखने के लिए असंभव प्रयास कर रहे हैं। जून जी पर टिकी उसकी आंखें और भी मोहक हो गईं, और वह शरारती निगाहें बिखेरने लगी।
दर्जनों अंगरक्षक, जिनमें से प्रत्येक को एक युवा तकनीशियन ने गले लगाया जो स्वयं आगे आया था, लिफ्ट में चले गए। जून जी समेत सभी अंगरक्षकों ने किन लैंग को गहरी कृतज्ञता और वफादारी की दृष्टि से देखा। क्या आपको सच में लगता है कि किन लैंग के पास इतना पैसा है कि उसे पता ही नहीं कि इसका क्या करना है? कोई यहाँ आकर $20 मिलियन खर्च करके दिखावा क्यों करेगा और खुद को एक उद्योगपति की तरह क्यों पेश करेगा? वह इतना बेवकूफ़ नहीं है। हाल ही में जुन जेड के अलावा बाकी अंगरक्षक दिन रात निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। हालांकि वेतन कम नहीं है, लेकिन काम का दबाव वाकई डरावना है और वे लंबे समय से असहज महसूस कर रहे होंगे। ऐसे समय में कुछ सांत्वना और आश्वासन देना आवश्यक है। क्या आप मुझे सीधे भुगतान करेंगे? ये ठीक नहीं है। जून जी की तरह हर कोई वफादार और प्रशंसनीय नहीं होता। बहुत अधिक धन की पेशकश करने से अक्सर पूर्ण निष्ठा नहीं बल्कि लालच ही आकर्षित होता है। किन लैंग इस सिद्धांत को समझती है कि थोड़ी सी दयालुता सराहनीय होती है, लेकिन अत्यधिक दयालुता से नाराजगी पैदा होती है। उन्हें मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाएं, उन्हें खूब सम्मान दें और कुछ बोनस भी दें। उन्हें महिलाओं और पैसों दोनों का आनंद मिलेगा। यही है इन अंगरक्षकों की वफादारी जीतने का असली तरीका। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन लैंग को पता है कि फिंगरटिप लोड्स के पीछे का बॉस कौन है। फिंगरटिप लोड्स की 5वीं मंजिल पर स्थित इंपीरियल स्वीट 150 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये कमरा गर्मजोशी और विलासितापूर्ण शैली में सजाया गया है, जिससे ये किसी क्लब के निजी कमरे की बजाय किसी धनी व्यक्ति के निवास जैसा दिखता है। इसमें एक अलग गर्म पानी का स्नानघर भी शामिल था। किन लैंग नहाने के तौलिए में लिपटा हुआ बाथटब के पास एक छिद्रित जगह पर लेटा हुआ था, संतुष्टि से अपना सिर पीछे की ओर झुकाए हुए शांति के इस क्षण का आनंद ले रहा था। उनके पीछे फूलों वाली चोंगसम पहने एक लड़की घुटनों के बल बैठी थी और अपने पतले हाथों से धीरे धीरे उनके कंधों की मालिश कर रही थी। लगभग 18 या 19 वर्ष की 2 युवतियां सुडौल शरीर वाली भी स्नानघर में थीं, एक तरफ बैठकर किन लैंग के कंधों की मालिश कर रही थीं। युवा स्वामी किन, क्या ये दबाव ठीक है? अगर यह बहुत ज्यादा है तो मैं इसे कम कर दूंगी। बाईं ओर हल्के मेकअप और गुलाबी स्विमसूट पहने एक लड़की ने मुस्कुराते हुए दाव से पूछा। किन लैंग ने आंखें सिकोड़कर आराम से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। युवा स्वामी किन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप इतने लंबे और पतले दिखते हैं, लेकिन आपका शरीर कितना आकर्षक है। क्या आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं? दाईं ओर नीले स्विमसूट में खड़ी लड़की ने भी अपनी तारीफ करते हुए कहा, मानो वह भी अपने शानदार शरीर का प्रदर्शन कर रही हो। नहीं, किन लैंग ने लापरवाही से जवाब दिया, उस पर अर्थपूर्ण ढंग से एक नज़र डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगी। उसका फिगर अच्छा है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तुलना किससे की जा रही है। वह यकीनन औसत व्यक्ति से बेहतर है, लेकिन अगर आप उसकी तुलना बाई परिवार की बहनों से करें तो उनकी क्षमताओं में अंतर तुरंत स्पष्ट हो जाता है। उस रात जब मैं बाई शियाओयुन के साथ वापस आया तो मुझे नहीं पता कि गेंद लेकर चलते समय दाव को कितनी बार किसी ने धक्का दिया था। वह अपने दाहिनी ओर सफ़ेद स्विमसूट पहने व्यक्ति के धक्कों से कुछ हद तक बेअसर हो गया था। दोनों लड़कियां गेंद लेकर किसी की ओर दौड़ रही थीं, लेकिन वह लड़की बाई शियाओयुन जितनी आक्रामक नहीं थी। युवा स्वामी किन, क्या आप अपने पैर ऊपर उठा सकते हैं? हमने आपके पैरों की मालिश कर दी है, क्या हम आपके लिए भी मालिश कर दें? गुलाबी स्विमसूट पहनी लड़की ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराए। किन लैंग ने हैरानी से अपनी आंखें खोलीं और इधर उधर देखा। तुम दोनों? जी हाँ, क्या बात है? स्वामी किन, क्या हमसे कोई गलती हुई है? हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे, कृपया हमें मत बदलिए, ठीक है? नहीं तो प्रबंधक हमारी तनख्वाह काट लेंगे। गुलाबी स्विमसूट पहनी लड़की ने दयनीय स्वर में विनती की। सफ़ेद स्विमसूट पहनी लड़की की आंखें भी थोड़ी लाल थीं। युवा स्वामी किन, कृपया व्यक्ति को मत बदलिए, ठीक है? हम इसे बदल सकते हैं। आप जो भी अनुरोध करेंगे हम उसे पूरा करेंगे। दोनों लड़कियां, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दुखी दिख रही थीं, मानो उनके साथ सचमुच कोई बड़ा अन्याय हुआ हो। क्या आपको वाकई अपनी तनख्वाह में कटौती होने का डर है? मुझे अफसोस है कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है। फिंगरटिप लोड्स में ग्राहक की शिकायत पर ही शुल्क काटा जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अन्य सेवा निम्न स्तर की पाई जाती है तो भी शुल्क काटा जाएगा। यदि किन लैंग इन दोनों लड़कियों को मौज मस्ती के लिए बाहर आमंत्रित करे, शायद उन्हें रात भर होटल में रुकने के लिए भी बुलाए। क्या वे अब भी यहाँ दयनीय और पीड़ित होने का नाटक कर रहे होंगे? ज्यादा मत सोचो, तुम दोनों ही हो। सब ठीक है, बेवजह लोगों को क्यों बदलना चाहोगे? किन लैंग के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। गुलाबी स्विमसूट पहनी लड़की ने मुंह फुलाकर और नखरे दिखाते हुए कहा, अभी यंग मास्टर किन का उस हाव भाव से क्या मतलब था? क्या उन्हें लगा कि मैंने उनकी मालिश ठीक से नहीं की? किन लैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे शक है कि तुम गिनती नहीं कर सकते। सफ़ेद स्विमसूट पहनी लड़की ने मुंह बनाकर नखरे से कहा, क्या तुम अब गिन भी नहीं सकते?
किन लैंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या अभी भी कोई एक व्यक्ति लापता नहीं है? अरे बाप रे, छोटे मालिक किन, आप तो बड़े ही शरारती हैं। युवा स्वामी किन, आप तो बड़े चिढ़ाने वाले हैं। आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? क्या ये दादागिरी नहीं है? स्विमसूट पहनी दोनों लड़कियों ने शर्माते हुए और नखरे दिखाते हुए किन लैंग की बाहों में सिमटने का मौका लिया। बहुत खूब, अरे या वाह। किन लैंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह चारा हो, कई ऑक्टोपसों के जाल में फंसा हुआ हो। ये थोड़ा अजीब और असहज महसूस हुआ, लेकिन पहल न करने, मना न करने और जिम्मेदारी न लेने के अपने 3 अटल जीवन सिद्धांतों का पालन करते हुए वह लड़की को अपनी बाहों से नहीं धकेलेगा। इस छेड़छाड़ के दौरान चौंगसम पहने लड़कियां भी स्नानघर के बाहर से अंदर आ गईं और किन लैंग के चारों ओर जमा हो गईं। इतने सुखद अंत के बाद एक ऐसा दृश्य होना चाहिए था जिसमें दर्शकों से देखने के लिए पैसे देने को कहा जाए। लेकिन ये स्थिति तब बाधित हो गई जब कोई व्यक्ति निजी गर्म पानी के झरने के प्रवेश द्वार से अंदर घुस गया। अंदर आने वाली महिला ने शरीर से चिपकी हुई काले रंग की चमड़े की पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी आकर्षक आकृति को पूरी तरह से निखार रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में घोर उदासीनता झलक रही थी। उसके लापरवाह रवैये ने किन लैंग के आसपास मौजूद तीनों लड़कियों में शत्रुता पैदा कर दी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये वीआईपी बॉक्स है, दरवाजा बंद था, आप अंदर कैसे आए? तुमने कमरे की चाबी कहाँ से चुराई? अगर तुमने यंग मास्टर किन को नाराज किया है तो क्या तुम्हें लगता है कि हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे? तीनों लड़कियां बारी बारी से किन लैंग के प्रति सुरक्षात्मक भाव से बोलने लगीं। काली चमड़े की जैकेट पहने महिला बाथटब की सीढ़ियों पर बैठते हुए थोड़ा झुकी, उसके लंबे लहराते बाल उसके दाहिने कंधे पर बिखरे हुए थे। उसने आधी मुस्कान के साथ किन लैंग की ओर देखा, क्या यंग मास्टर किन का बस यही स्वाद है? आप अभी भी इन लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने में इतने दिलचस्पी रखते हैं? तुम किसे गालियां दे रही हो? गुलाबी स्विमसूट पहनी लड़की ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। काली चमड़े की जैकेट पहने महिला हंसते हुए अपनी कलाई से घड़ी उतारकर पूल में फेंक दी। ये घड़ी लो और यहाँ से चले जाओ। छी, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक घड़ी से मुझसे छुटकारा पा सकते हो? एक घड़ी कितनी महंगी हो सकती है? खुद को ज़्यादा गंभीरता से मत लो। तीनों लड़कियां किन लैंग को घेरे हुए थीं और उनके बीच नज़दीकी बढ़ती जा रही थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि किन लैंग के साथ उनका संपर्क कितने समय तक रहेगा, लेकिन अगर किन लैंग एक रात के लिए भी अपना थोड़ा सा भी रूप दिखा देता तो यह उनके लिए आने वाले वर्षों तक आनंद लेने के लिए काफ़ी होता। घड़ी की परवाह भला कोई क्यों करेगा? गुलाबी स्विमसूट पहनी लड़की मुस्कुराए और किन लैंग को घूरते हुए बोली, इस घटिया घड़ी की कीमत कितनी है? ठीक है, यंग मास्टर किन। किन लैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिल्कुल सही। ये तो बस एक पाटेक फिलिप घड़ी है जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिलियन होगी। इसमें बड़ी बात क्या है? धप धप धप। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में खड़ी तीनों लड़कियां उस जगह की ओर दौड़ पड़ी जहां घड़ी गिरी थी और बेतहाशा उसकी ओर तैरने लगीं। घड़ी छीनने के बाद वे उसके लिए और भी ज़्यादा झगड़ने लगे, लेकिन अंततः काले चमड़े की जैकेट पहने महिला की ठंडी निगाहों के सामने वे आज्ञाकारी होकर चले गए। बाथरूम में तुरंत सन्नाटा छा गया, वहां केवल किन लैंग और काले चमड़े की जैकेट पहने महिला ही रह गई। उसने किन लैंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी किन, आपकी उदारता वास्तव में प्रशंसनीय है। पहले तो तुमने बाई शियाओयुन को मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से बचाया और फिर तुमने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के अधीन फिंगरटिप लोड्स क्लब में पानी की तरह पैसा उड़ाया। क्या यंग मास्टर किन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? उसकी आवाज़ उपहासपूर्ण थी, लेकिन उसके शब्द बर्फीले थे जिनमें हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। काली चमड़े की जैकेट पहने वह महिला कोई और नहीं बल्कि ये ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की रोज हॉल की प्रमुख की यूजियोर हैं। किन लैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, मुझे भी लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मैंने नमस्कार तक नहीं किया। अब जब मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं अपनी मर्जी से आपके पास आया हूँ। मास्टर कियू, आप इसे संभालिए। जब तक आप स्थिति को शांत कर सकते हैं तब तक सब कुछ बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। अच्छा। कियू जियूर ने किन लैंग को एक गहरी नज़र से देखा, फिर उठी और स्नानघर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद किन लैंग ने अपना स्नान समाप्त किया और स्नानागार पहन लिया। बाथरूम से बाहर निकलते ही मैंने कियू जियूर को काले चमड़े की जैकेट पहने लिविंग रूम के सोफे पर बैठे देखा। उनके सामने कॉफ़ी टेबल पर माओताई की कई बोतलें रखी थीं। उसने सहज भाव से दाव को आमंत्रित किया, मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स पीजिए। अगर आप मुझे पूरी तरह से थका देते हैं तो हम आज का दिन यहीं समाप्त कर देंगे, लेकिन अगर आप पहले बेहोश हो जाते हैं तो मैं चाहती हूं कि आप मेरी एक इच्छा बिना शर्त पूरी करें। उसने निगरानी वीडियो के माध्यम से किन लैंग के कौशल को देखा था। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के कुछ शीर्ष स्तर के गुंडे हरा सकें। बाई शियाओयुन का भविष्य अंधकार में है, अब स्थिति को सुधारने का कोई रास्ता नहीं है।
कियू जिऊर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती जिससे उसे नुकसान हो। अगर वह किन लैंग जैसे किसी गुरु को अपने वश में कर ले या उससे रोज हॉल के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलवा ले तो उसकी युद्ध क्षमता में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि होगी। किन लांग को हटाने की बात करें तो उसने इस बारे में अभी तक सोचा ही नहीं था। चाहे वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी हो या व्यापार जगत में लोग कभी भी मुनाफे से मुंह नहीं मोड़ते। किन लैंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और थोड़ी देर सोचा। शराब पीना मेरी खासियत नहीं है, लेकिन मैंने सहमति दे दी है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। उसके बाद फिंगरटिप लोड्स के एक वेटर ने पेय पदार्थों के साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स लाए। इसके बाद किन लैंग और कियू जिऊर ने साथ मिलकर शराब पीना शुरू कर दिया। मास्टर कियू सचमुच बहुत शराब पीते हैं। वे 2 ऑन्स बाइजियू बिना चेहरा लाल किए या हॉन्फे पी सकते हैं। ये वाकई प्रशंसनीय है, किन लैंग ने कहा। शराब के नशे से उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उसने मुट्ठी भर मूंगफली लेकर चबाने के लिए मुंह में डाल ली। कियू जिऊर ने मन ही मन उपहास किया। उसकी शराब सहने की क्षमता तो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के पुरुषों से भी कहीं अधिक थी। इस किन लैंग की तो बात ही छोड़िए। उसने सिर्फ एक गिलास पिया और उसका चेहरा लाल हो गया, जिससे साफ पता चलता था कि वह शराब न पीने वाली किस्म की लड़की थी। इससे उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। युवा स्वामी किन, मैं आपको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि बाई शियाओयुन को लेकर हमारे बीच मतभेद है, लेकिन मुझे कहना होगा कि युवा स्वामी किन के कौशल वास्तव में प्रशंसनीय हैं। एक सच्चा आदमी ऐसा ही होना चाहिए। एक आदमी 10,000 को संभाल सकता है। क्लैंग। 2 ऑन्स बाइजियू का एक गिलास पीने के बाद किन लैंग का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद कियू जिऊर ने अपना गिलास फिर से उठाया और कहा, युवा स्वामी किन, सिर्फ खाने पर ध्यान मत दीजिए, मुझे एक बार फिर आपके लिए टोस्ट करने दीजिए। साथ ही मुझे थोड़ी जिज्ञासा भी है, यंग मास्टर किन को दाव के बारे में कैसे पता चला? बाई शियाओयुन को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में कोई गद्दार हो? किन लैंग का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसने स्तब्ध होकर एक गिलास शराब गटक ली। गद्दार? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तियानहाई शहर के बारे में छोटी बड़ी बहुत सी जानकारियां हैं। आप मुझे एक खुफिया एजेंट समझ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, आप दाव के बारे में क्या जानकारी जानना चाहते हैं? अगर कीमत सही हो तो मैं आपको बेच सकता हूं, समझे? कोई आश्चर्य नहीं। कियू जियूए चौंक गई और अपने सामने खड़े व्यक्ति को और भी गंभीरता से लेने लगी। ऐसा लगता है कि किन लैंग की क्षमताएं केवल उसकी जबरदस्त ताकत तक ही सीमित नहीं हैं, उसने और भी कई चीजें बड़ी चतुराई से छिपा रखी हैं। कियू जिऊर इस रहस्यमय और अप्रत्याशित व्यक्ति को अपने साथ लाने के लिए तेजी से उत्सुक होती जा रही थी। खाने की मेज पर कोई दुश्मन नहीं होता, और कियू जियूए जानबूझकर उनसे जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन दोनों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे घनिष्ठ मित्र हों। किन लैंग के चुप हो जाने पर कियू जिऊर ने अपना गिलास फिर से उठाया और कहा, युवा स्वामी किन, मैं आपके लिए फिर से टोस्ट करती हूँ। मेरे जीवन में जिस तरह के व्यक्ति की मैं सबसे अधिक प्रशंसा करती हूँ, वह आप जैसे ही हैं। आपके कौशल इतने प्रभावशाली हैं कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के शीर्ष प्रवर्तकों को भी हार माननी पड़ेगी। अगर युवा मास्टर किन मेरे रोज हॉल के सदस्यों को प्रशिक्षण देने में मदद करें तो ये बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं, मैं और नहीं पी सकता, मैं पहले ही नशे में हूँ। किन लैंग स्तब्ध था और बीच बीच में थोड़ी देर के लिए झपकी लेने के लिए मेज पर झुक जाता था। कियू जिऊर ने मन ही मन ताना मारते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने अभी तक शराब की एक बोतल भी खत्म नहीं की है। युवा स्वामी किन, एक परिपक्व व्यक्ति, क्या आप मुझ जैसी कमजोर महिला से डरते हैं? किसी को शराब पिलाने के लिए नर्म और कठोर दोनों तरह की तरकीबों का इस्तेमाल करने में माहिर। किन लैंग ने अपने होठों को चटकाया, दांत पीसे, शराब का गिलास उठाया और कई घूंट लेने के बाद आखिरकार पूरा गिलास एक ही बार में पी गया। वाह, ये तो बहुत ताजगी देने वाला है। इसके बाद कियू जिऊर ने भी अपना वाइन का गिलास खत्म कर दिया। ... युवा स्वामी किन, क्या आप अभी भी पी सकते हैं? क्या मैं आपको एक और टोस्ट दे सकता हूँ? नहीं, उफ, मुझे उल्टी आ रही है। ... युवा स्वामी किन, मैं आदर के प्रतीक के रूप में पहले ये प्याला पीता हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है। ... युवा स्वामी किन, क्या हम यहीं रुक जाएं? मुझे लगता है कि आप बेहोश होने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल बकवास। एक आदमी को औरत के सामने कभी यह नहीं कहना चाहिए कि वह कुछ नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ। ... मुझे थोड़ी सी शराब का नशा है। ये तो कुछ भी नहीं। एक और ड्रिंक ले लो। इसके बाद मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, मास्टर कियू। मैं न केवल रोज हॉल को सबक सिखाऊंगा, बल्कि आपका चमचा भी बनूंगा। कब बदल दो, ये बहुत छोटा है। छोड़ो, बहुत झंझट है। मैं बोतल से ही पी लूंगा। ... युवा स्वामी किन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जगह बदल चुका हूँ। बकवास मत करो, क्या तुम सोफे पर नहीं बैठे हो? ... युवा स्वामी किन, क्या मुझ पर कोई दबाव पड़ रहा है? आपका क्या मतलब है?
आपके कपड़े शराब से पूरी तरह सने हुए हैं। ये ठीक नहीं है मास्टर क्यू। शराब पीकर आप सब कुछ खराब कर रहे हैं। मुझे आपके कपड़े बदलने दीजिए। वह एक शानदार रात थी और वह अविश्वसनीय रूप से धीरे धीरे गुजरी। अगले दिन सम्राट के बॉक्स की फर्श से छत तक फैली खिड़कियों से सूर्य की पहली किरणें अंदर आईं, जो अस्त व्यस्त गोल पलंग और बिस्तर पर परावर्तित हो रही थीं। रोज हॉल की एक महिला सदस्य ने दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसने वीआईपी बॉक्स में फैली अव्यवस्था पर एक नज़र डाली और घबराहट के मारे बेडरूम में चली गई। जब उसने देखा कि युवती चादर के नीचे लेटी है और काली चमड़े की जैकेट लापरवाही से ज़मीन पर पड़ी है, तो उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। युवती, महिला की आवाज़ घबराहट से भरी हुई थी। तुम्हें कुछ नहीं दिखा, समझे? कियू जियूर की आवाज़ ठंडी थी। वह कंबल ओढ़े, सोफे के हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठी थी, उसकी आंखों में थोड़ी उलझन झलक रही थी। महिला ने जल्दी से सिर हिलाया। युवा मालकिन, युवा स्वामी किन। वह भी अभी अपने अंगरक्षकों के साथ फिंगरटिप लोड से निकले हैं। किन लैंग, पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए कियू जियूर की शर्म और आक्रोश ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उमड़ पड़े। धिक्कार है किन लांग पर। दुष्ट कमीने, उसने जानबूझकर यह दिखावा किया कि वह शराब नहीं पी सकता ताकि वह उसे धोखा दे सके और उसे आश्वस्त कर सके। दुनिया में ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति कैसे हो सकता है? वह केवल किन लैंग के प्रभाव का उपयोग करके रोज हॉल की युद्ध शक्ति को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन उस कमीने किन लैंग ने जानबूझकर नशे में होने का नाटक किया, उसे भी नशे में धुत कर दिया और फिर नशे की हालत में उसका फायदा उठाया। हालांकि उसकी सबसे भरोसेमंद राजदार उसके ठीक सामने थी, कियू जियूर उससे मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर पाई, यहाँ तक कि गद्दे को हटाने जैसी सरल चीज़ के लिए भी नहीं। अगर उसे एक और मौका मिलता, जब किन लैंग ने आखिरकार कहा कि वह सीधे बोतल से पी लेगा, तो वह कभी भी उसकी बकवास पर विश्वास नहीं करती और बोतल उसके सिर पर फोड़ देती। निर्दयी, तुम जानवर हो। ये निराशाजनक अनुभव निस्संदेह कियू जियूर के लिए एक घातक आघात था, जिसने उसके सारे स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया और उसे अवर्णनीय क्रोध से भर दिया। काश मैं उस किन लैंग नाम के आदमी को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई कर पाता और उसके बाद उसके सिर पर कुछ बार पैर से कुचल पाता, और फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हो पाता। मास्टर, राष्ट्रपति आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रोज हॉल में बैठी महिला ने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन मन ही मन वह केवल एक कड़वी मुस्कान ही दे सकी। मिस डायंग और राष्ट्रपति के बीच हमेशा से ही अनबन रही है। वे कभी मिले भी नहीं हैं और उन्होंने फ़ोन पर एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। लेकिन आज राष्ट्रपति मिस यंग से मिलना चाहते थे और उन्होंने उनसे खुद फ़ोन करने को कहा। उसने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे इस प्रतिशोध का सामना करना पड़ा? उसे अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखना पड़ा। अपने मन में उठ रही दुविधाओं के बावजूद उसके पास फ़ोन पकड़े हुए सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कियू जियूर का फ़ोन उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उसने आंखें घुमाईं। बस कह दो कि मैं व्यस्त हूं और मेरे पास समय नहीं है। महिला ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चेयरमैन ने कहा है कि अगर आप, मिस यंग, फ़ोन का जवाब देने से इनकार करती हैं, तो वह खुद आपसे मिलने आएंगे। क्या तुम पागल हो? क्या अब तुम उसे ढूंढने जा रहे हो? अगर उसके कारनामों का पता चल गया, तो क्या उसका करियर खत्म नहीं हो जाएगा? अगर उसके पिता को पता चल जाए कि किन लैंग ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, तो शायद उन्हें अब ब्लाइंड डेट्स पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वे बस उसे ज़बरदस्ती किसी आदमी से शादी करवा देंगे। गुस्से से आग बबूला होकर कियू जियूर ने फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। कॉल तुरंत कट गई। क्या इतनी सुबह सुबह थोड़ी नींद भी नहीं मिल सकती? जो कहना है कहो या चुप रहो। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक स्थिर पुरुष की आवाज़ आई। क्या तुम अपने पिता से इसी तरह बात करती हो? कियू जियूर, मानो या न मानो, अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं फ़ोन काट दूंगी। कियू लॉन्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मुझे पहले से ही पता है कि कल रात किले में क्या हुआ था। अब बाई परिवार के मामलों में दखल मत दो। साथ ही किन लैंग उस व्यक्ति को बचा चुका है, इसलिए उससे पंगा मत लो। क्या क्यों न जाकर किन लैंग के लिए मुसीबत खड़ी की जाए? कियू जियूर का गुस्सा फिर भड़क उठा। ये नामुमकिन है। मेरे इलाके में लोगों को बचाना मेरे मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न हो, लेकिन कियू जियूर को होगी। इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाओ के पिता, जो आमतौर पर दूसरों के मामलों में दखल देते थे, किन लैंग के मामले में विशेष रूप से उसे निर्देश क्यों देंगे। लेकिन एक बात तो तय है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा अन्याय नहीं सहा था। मैं इस गुस्से को कैसे दबा सकता हूँ? कियू लॉन्ग ने आह भरी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नाराज करना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किन लैंग का एक मजबूत पृष्ठभूमि है, हमें उसे उकसाना नहीं चाहिए। कियू जियूर हंसते हुए बोली। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम क्या सोच रहे हो। तो क्या राष्ट्रपति डरे हुए हैं? क्या ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी तियानहाई शहर की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? क्या तुम एक अमीर बच्चे को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करते? क्या तुम बूढ़े हो रहे हो?
अगर तुम्हारा साहस खत्म हो गया है तो बेहतर होगा कि तुम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी मुझे सौंप दो। अगर तुम इसे अपने हाथों में रखोगे तो देर सवेर इसका पतन तो होगा ही। कियू लॉन्ग ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो और यहाँ किसी अनजान से मुलाकात के लिए वापस आओ। अगर तुम्हें जल्द ही कोई नहीं मिला तो न केवल ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बल्कि रोज हॉल भी वापस ले लूंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? रोज हॉल मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। अगर तुमने रोज हॉल में दखल देने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। कियू जियूर गुस्से से दहाड़ी। अरे बुढ़े, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि कियू जियूर किस तरह की इंसान है? अगर तुमने उसे ज्यादा परेशान किया और उसने कोई बेवकूफ़ी कर दी तो तुम क्या करोगे? मुझे फ़ोन दो, मैं उससे बात करूंगा। फ़ोन के दूसरी तरफ कियू जियूर की मां ने फ़ोन लेने से पहले उसे थोड़ी देर डांटा। उनकी आवाज़ कोमल और स्नेहपूर्ण थी। कियू जियूर, क्या तुम अभी भी सुन रहे हो? मैं मां हूं, मैं सुन रही हूं। कियू जियूर का गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया। फोन चुन्या ने धैर्यपूर्वक और धीरे धीरे कहा, कियू जियूर, तुम इस साल 26 साल की हो चुकी हो, अब तुम जवान नहीं हो। तुम्हारी उम्र की दूसरी लड़कियों के दो दो बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता चिंतित क्यों नहीं होंगे? कियू जियूर, अपनी माँ की सलाह मानो, बाहर घूमना बंद करो और वापस आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है। वो 1.8 मीटर लंबा, गोरा और पढ़ाई में बहुत अच्छा छात्र है, जिसने विदेश में पढ़ाई की है। ये सुनकर कियू जियूर पूरी तरह से अचंभित रह गई। चाहे वह कितनी भी दृढ़ निश्चयी हो या रोज हॉल में उसकी बात कितनी भी प्रभावशाली हो, वह अपने परिवार, विशेषकर अपनी मां की लगातार शिकायत करने की आदत के आगे शक्तिहीन है। दांत पीसते हुए उसने हठपूर्वक कहा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। सच में? क्या ये सच है? कियू जियूर, अपनी मां से झूठ मत बोलो। फोन के दूसरी तरफ से फोन चुन्या ने उत्साह से कहा, और कियू लॉन्ग की आवाज़ भी हल्की हल्की सुनाई दी, पता लगाओ कि वह लड़का कौन है। तुम भी उसे जानते हो, वही किन लांग है जिससे तुम डरते हो। कियू जियूर ने मन ही मन व्यंग्य किया, अब संतुष्ट हो? असंभव। कियू लॉन्ग ने फोन उठाया। किन लैंग का तुमसे क्या संबंध हो सकता है? क्या उसे तुम्हारे पारिवारिक इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है? कियू जियूर गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो कि मैं किन लांग के लिए काफ़ी अच्छी नहीं हूं? कियू लॉन्ग ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल सच है कि तुम मेरे लिए सही जोड़ी नहीं हो, लेकिन चूंकि तुमने ये कहा है तो यह निराधार नहीं हो सकता। आखिर हुआ क्या था? स्नैप, कॉल कट गई। नहीं, सटीक कहें तो कियू जियूर ने उसका फ़ोन ही तोड़ दिया। पिता और बेटी के बीच बातचीत बीच में ही रुक गई। इसी बीच किन लैंग, जो अब एक देवता के समान ज्ञानी हो चुके थे, विला में लौट आए और सिस्टम नोटिफिकेशन को सक्रिय कर दिया। डिंग, कथानक बदल गया है। बधाई हो मेज़बान, आपने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 2000 अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, होस्ट ने महिला मुख्य किरदार कियू जियूर को पकड़ लिया है। होस्ट को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 500000 जोड़ 1006 प्राप्त करने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किन लैंग ने चुपचाप अपने खाते में जमा हुए डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स की जांच की और इस दौरान उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे या वाह, किसी महिला मुख्य किरदार को जीतने पर सीधे तौर पर जोड़ 50,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स मिलते हैं। और इसके बाद आने वाला तारांकन 6, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि खलनायक का मूल्य लगातार उत्पन्न होता रह सकता है? सतत विकास है ना? आपने तो मानो दौलत पाली। ढेर सारे डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स हासिल करने के बाद किन लैंग ने तुरंत स्टोर से कुछ चाम खरीद लिए। उसने बाकी का इस्तेमाल नहीं किया और ज़्यादा जमा करने की योजना बनाई ताकि पूरी तरह से अपग्रेड होने के बाद उनका इस्तेमाल फिजिक को अपग्रेड करने के लिए कर सके। व्यक्ति, किन लैंग, आयु 25, शारीरिक क्षमता 100 अपग्रेड हो रहा है। चाम 99, डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 42,500, कौशल आत्मीयता LV8 समूह आत्मीयता जोड़ 80, उन्नत पियानो कौशल, उन्नत चाय समारोह, उन्नत सौंदर्य शास्त्र। दुकान खुली है। लॉटरी केंद्र खुला है, प्रत्येक ड्रॉ के लिए 100 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स लगते हैं। सिस्टम बैकपैक, मकान मालकिन का फोटो एल्बम जोड़ 1 किंगफेंग टिश्यू, बहन भाई का फोटो एल्बम जोड़ 1 उन्नत चिकित्सा उपकरण। हालांकि इससे आकर्षण में मामूली वृद्धि ही हुई, लेकिन यह 98 पर आधारित था। किन लैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर ताजगी भरी अनुभूति से सराबोर हो रहा हो। जून जी अंदर आया और किन लैंग को देखकर एक पल के लिए थोड़ा अचंभित हो गया, लेकिन फिर संभल कर पूछा, युवा स्वामी, क्या आपने मुझे किसी काम से बुलाया है? किन लैंग ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से मेज के कोने को हल्के से थपथपाया। कल रात कैसा मजा आया? क्या तुम्हें मजा आया? जून जी ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और हंसते हुए कहा, समझ गया। हाँ हाँ, आपका शुक्रिया छोटे मालिक, वरना पता नहीं मैं कितने समय तक फंसा रहता। सच में, मैनेजर झांग वाकई कमाल के हैं।
वैसे युवा स्वामी, चूंकि आपके पास फिंगरटिप लोड्स की मासिक सदस्यता है, इसलिए हम हर महीने वहां नहीं जा सकते। मैंने मैनेजर झांग से बात कर ली है और हम कभी भी आ सकते हैं, बशर्ते हम 31 से अधिक सत्र बुक करें। किन लैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप इन चीज़ों को खुद संभाल सकते हैं, आपको मुझे एक एक करके रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने खूब मज़ा कर लिया है, इसलिए अब हमें काम निपटाना होगा। यहाँ ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की कुछ चौकियाँ हैं, अपने आदमियों को ले जाओ और उन्हें नष्ट कर दो। अगले 3 दिनों में जूनजी ने अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए प्रतिदिन एक एक करके ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के 3 गढ़ों को नष्ट कर दिया। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के जो सदस्य पराजित होकर केवल लेट सकते थे, उनकी संख्या तो गिनी ही नहीं जा सकती, साथ ही पकड़े गए लोगों की संख्या भी 30 से अधिक थी। इसके अलावा उनके दोषी पाए जाने के आधार पर उनमें से प्रत्येक को कम से कम लगभग 10 साल जेल में बिताने होंगे। ये प्रहार ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी द्वारा अपनी ही बाँह काटने के समान है। कियूजिऊर पहले से ही शक्तिशाली था और इस निराधार आपदा के बीच फंस जाने पर वह इसे भला कैसे सहन कर सकता था। वह सीधे उनके दरवाजे पर गया। धड़ाम, दरवाजा तोड़कर खोला गया। कियूजिऊर के पीछे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के दर्जनों गुंडे थे, सभी हटे कट्टे और उनकी आंखें खौफनाक थीं। ये ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सच्चे अभिजात वर्ग हैं, जो अनगिनत परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजरे हैं और उनमें से प्रत्येक के शरीर पर कई भयानक निशान हैं। इसकी व्यापक आभा ही आम लोगों को भयभीत करने के लिए काफ़ी है। बात बस इतनी सी है कि सू शियाओ हाल ही में अनाथालय जाने में व्यस्त थी और घर पर नहीं थी, वरना इस दृश्य को देखकर वह शायद काफ़ी भयभीत हो जाती। इतना हंगामा क्यों? तुम यहाँ हो, पर मुझे बचाने के लिए इतने सारे लोगों को साथ ले आए हो। मुझे तो शर्म आ रही है। किन लैंग मुस्कुराए और काले रंग की पोशाक पहने कियूजिऊर को हाथ हिलाकर इशारा किया, बस खड़ी मत रहो, अंदर आओ और कुछ पी लो। किन लैंग, कियूजिऊर की आवाज़ ठंडी थी। फ़ायदा मिलने के बाद मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं आज तुमसे मिलने क्यों आई हूँ? हमारे रिश्ते को देखते हुए क्या इतना दूर रहना ज़रूरी है? किन लैंग ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हारे समूह को अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे बाहर इंतज़ार कर सकते हैं। अगर वे पीना नहीं चाहते तो चाय पी सकते हैं। युवा मालकिन, अंगरक्षकों के एक समूह ने जोर से चिल्लाया, उनकी आंखों में शत्रुता भरी हुई थी और वे किन लैंग को देख रहे थे। कियूजिऊर ने भौहें चढ़ाकर हाथ हिलाते हुए कहा, आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, अगर कुछ होता है तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। वह किन लैंग के पीछे पीछे ऊपर शांत चाय के कमरे में चली गई। किन लैंग ने स्वयं चाय धोने, कुल्ला करने और बनाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। चाय समारोह के 12 चरणों का पता चला। दाव उत्कृष्ट और अद्वितीय है। चंदन की मनमोहक सुगंध और ताज़ा बनी ड्रैगन वेल चाय की महक के साथ शांत करने वाली खुशबू ने धीरे धीरे कियूजिऊर के उत्तेजित सीने को शांत कर दिया। अपने सामने शांति से चाय की चुस्की ले रहे किन लैंग को देखकर उसके दिल में उमड़ रही नाराजगी ने तुरंत उस शांति को दबा दिया। नुकसान तो उसे उठाना पड़ा, और इससे पहले कि वह पलटवार कर पाती, किन लैंग ने पासा पलट दिया। वह इस शिकायत को भला कैसे सहन कर सकती थी? किन लैंग, क्या तुम हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो? उस रात जो कुछ हुआ था उसका हिसाब किताब मैंने तुमसे अभी तक नहीं किया है, और फिर भी तुम्हारे लोगों ने जाकर मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की जगह को तहस नहस कर दिया है। दाव ने गुस्से से कहा, लगातार 3 दिनों से तुमने मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के 3 आयोजन स्थलों को तहस नहस कर दिया है। क्या तुम मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे हो? किन लैंग ने अपना प्याला नीचे रख दिया, उसके होठों पर मुस्कान थी। मुझे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ युद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद किन लैंग के मुस्कुराते चेहरे को देखकर कियूजिऊर को उस दिन का भयानक सपना याद आ गया। अचानक उसके मन में गुस्सा उमड़ आया और उसने चाय का प्याला उठाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन किन लैंग ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, अभी गुस्सा मत करो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए? क्या मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को नष्ट करूँ? कियूजिऊर को हंसी आ गई और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए कोई बहाना ढूंढना होगा। किन लैंग ने अपनी जीभ चटकाते हुए दाव से कहा, मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि दाव उन 3 छापेमारी वाली चौकियों में किस तरह का संदिग्ध धंधा। इस बेस के अंदर मौजूद मिल्क पाउडर का हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। कियूजिऊर की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और वह गंभीर हो गई। तीनों स्थानों पर छापेमारी और 30 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी का कारण ये था कि वे दूध पाउडर के कारोबार में शामिल थे। हालांकि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी भूमिगत रूप से काम करती है, कियूलॉन्ग ने उन्हें इस तरह के कारोबार में कभी भी शामिल न होने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब ऐसे लेन देन का पता चला है जिसने कियूजिऊर को इसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर कर दिया है। किन लैंग ने चाय की एक घूंट ली। बेशक इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से, क्योंकि यह आपके अड्डे में पाया गया था। कियूजिऊर ने भौहें चढ़ाते हुए, होंठ काटते हुए सोच में डूबी हुई थी। तुम्हारा मतलब है दूध का पाउडर मेरे पिता ने चुपके से बनाया था?
पफ। यहाँ तक कि किनलैंग भी खुद को रोक नहीं पाए और उसने एक घूंट चाय क्यू जियुए के चेहरे पर गिरा दी। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आगे बढ़कर पानी के दाग पोंछने में मदद की। दाओ, जो स्तब्ध थी, बोली, क्या तुम उनकी बेटी होने के नाते नहीं जानती कि श्री कियू कौन है? उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह असल में एक बम था। अगर दूध पाउडर का वह जत्था बहुत ज़्यादा जमा हो जाता या बिक जाता तो चाहे तुम्हारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पर कीचड़ ही क्यों न लगा हो, फिर भी तुम मुसीबत में पड़ जाते। तुम अपना नाम साफ नहीं कर पाते, चाहे पीली नदी में ही क्यों न कूद जाओ। बम फटने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए इसे खारिज कर दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा इसका दोष बेबी फॉर्मूला से जुड़े उन कुछ दर्जन लोगों पर डाला जाएगा जो इसके आदी हैं। क्या ये तुम्हारे भले के लिए नहीं है? कियू जियूर ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि इसमें कुछ हद तक समझदारी है। भले ही किनलैंग के पास असाधारण क्षमताएं हों, लेकिन उसके लिए ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के दर्जनों लोगों से इतने दिन पहले संपर्क करना असंभव था। क्या तुम्हारा मतलब है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में कोई गद्दार है? कियू जियूर ने चाय की पत्ती तोड़ते हुए अपने गाल को छूते हुए सवाल किया। फिर उसने अपने चेहरे को पोंछने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े पर नज़र डाली, जो अब लापरवाही से चाय की मेज पर पड़ा था, और तुरंत दाव को डांट दिया। क्या तुमने अभी अभी कोई कपड़ा उठाया मेरा चेहरा पोंछने के लिए? किनलैंग ने सिर हिलाया। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में किसी ने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, है ना? यह महज एक चेतावनी थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के पास एक से अधिक टाइम बम मौजूद हैं। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत गद्दारों से है, चाहे वो कोई भी हो। जो भी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को धोखा देने की हिम्मत करेगा, उसे असहनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। कियू जियूर ने दांत पीसते हुए कहा। क्या तुम खुफिया जानकारी के सौदागर नहीं हो? मुझे बताओ, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में और कौन गद्दार है? किनलैंग को चुप देखकर उसने कहा, तुम्हें कितना इनाम चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम लालची कमीने। किनलैंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठी सुडौल कियू जियूर को देखा। उसका मतलब स्पष्ट था। असंभव। किनलैंग, खुद को इतना गंभीर मत समझो। चाहे मैं, कियू जियूर, कितनी भी क्रोधित क्यों न हूं, मैं कभी भी खुद को इनाम के रूप में नहीं मानूंगी। आज तुम्हारे बिना भी मैं पता लगा सकता हूं कि गद्दार कौन है। 3 घंटे बाद। डिंग। बधाई हो मेज़बान, आपने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 1002 प्राप्त कर लिए हैं। वांग ताओ, तियान हेंग, अगर किनलैंग की बात सच है और तुमने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें असहनीय कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। कियू जियूर काले मर्सिडीज बेंज की पिछली सीट पर बैठा था, उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। इन दोनों में से एक ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का सार्वजनिक रूप से स्वीकृत प्रमुख है, जो सीधे शब्दों में कहें तो वर्तमान में दुष्मुक्ति के प्रयासों का प्रतिनिधि है। दूसरा व्यक्ति, कियू जियूर की तरह, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का एक हॉल मास्टर है, जो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के 3 मुख्य हॉलों में से एक वॉरसोल हॉल की अध्यक्षता करता है। कियू जियूर को चाहे कितना भी संदेह हो, उसने इन दोनों पर ध्यान केंद्रित करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब किनलैंग के शब्द दूरदर्शी और सटीक हैं। वह इन दोनों व्यक्तियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि और उन्हें मिली रिश्वत की राशि के बारे में सब कुछ जानता है। भला और क्या असंभव है? मामले की निजी तौर पर जांच करने के बाद वह सीधे कार्रवाई करेगी। इन दोनों जनरलों को खोना ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लिए अपने ही हाथ काटने जैसा है, लेकिन यह उस नाजुक क्षण में इन दोनों के हाथों मारे जाने और असीम नरक में धकेल दिए जाने से बेहतर है। ... कियू जियूर के जाने के कुछ ही समय बाद किनलैंग को मू युयान का फ़ोन आया। तुम्हें ब्यूटी पिल का फॉर्मूला कहाँ से मिला? मू युयान ने फ़ोन पर हैरानी भरी आवाज़ में पूछा। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि बताई गई विधि से बनी ब्यूटी पिल इतनी असरदार थी। यह न केवल त्वचा को स्पष्ट रूप से गोरा और निखार सकता है, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों से ये भी पता चला है कि इस ब्यूटी पिल का घावों को भरने और दाग धब्बों को हटाने में भी अद्भुत प्रभाव होता है। इसका अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ब्यूटी पिल का लंबे समय तक इस्तेमाल किसी उपचारात्मक दवा के बराबर है, और वह भी बिना किसी दुष्प्रभाव के? कॉस्मेटिक उद्योग में कई वर्षों तक काम करने के बाद मू युयान को ब्यूटी पिल्स के महत्व का एहसास हो गया है। अगर यह ब्यूटी पिल लॉन्च होती है तो यह निश्चित रूप से बाजार में हलचल मचा देगी, और इसका मूल्य और भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। ये कहाँ से आता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपने इसे पतला किया है। बाजार में कॉस्मेटिक उत्पाद के रूप में वर्गीकृत होने के लिए इसे किस हद तक पतला करने की आवश्यकता है? किनलैंग बहाना सोचने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने कुछ न कहने का फैसला किया। भला वो मू युयान को ये कैसे बता सकता था कि ये चीज़ सिस्टम का उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद? मू युयान ने गंभीरता से कहा, हमने प्रयोग किए हैं और वर्तमान में इसे केवल 50 गुना पतला किया गया है, फिर भी इसके प्रभाव बाजार में मौजूद सबसे अच्छे वाइटनिंग मास्क से कहीं बेहतर हैं। इस तरह के उत्पाद को बाजार में उतारना संभव नहीं है, क्योंकि इससे बाजार में अफरा तफरी मच जाएगी।
इसकी कीमत भी मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकती, सबसे सटीक तनुकरण अनुपात निर्धारित करने के लिए और प्रयोगों की आवश्यकता है। 50 बार। किन लैंग ने गहरी सांस ली। उसने मू युयान की रेसिपी को 100 गुना पतला कर दिया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसने सिस्टम में मौजूद मूल रेसिपी को 5000 गुना पतला कर दिया था? क्या ये वास्तव में बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छे फेस मास्क से अधिक प्रभावी है? ये जानना ज़रूरी है कि फेस मास्क कई श्रेणियों में आते हैं। कुछ सस्ते मास्क कुछ डॉलर में मिल जाते हैं, वहीं कुछ प्रीमियम मास्क हज़ारों या लाखों डॉलर में मिलते हैं। इन मास्क में इस्तेमाल होने वाले तत्व और अर्क उतने ही अनमोल हैं जितने कि इनमें मौजूद दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियाँ। ऐसा लगता है कि भविष्य में लॉन्च होने वाली ब्यूटी पिल ही एक जबरदस्त मुनाफा कमाने वाला हथियार साबित होगी। मू युयान कुछ उत्साहित थी। मैं बाजार में मौजूद सभी प्रमुख उत्पादों की एक व्यापक सूची तैयार करने की योजना बना रही हूँ और फिर अनुसंधान एवं विकास टीम द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर अलग अलग तनुकरण स्तरों के अनुसार 3 अलग अलग मूल्य श्रेणियों उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी में इस फॉर्मूले को लॉन्च करूंगी। फोन पर मू युयान उत्साह से बड़बड़ा रही थी, मानो वह एक बकबक करने वाली बच्ची हो। दुर्भाग्य से मू युयान कई वर्षों से तियानहाई में काम कर रहा है, लेकिन इस दौरान हालांकि वह ये नहीं कह सकता कि वह परिवार की संपत्ति पर मुश्किल से गुजारा कर रहा है। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, उसने केवल दसियों मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन का शुद्ध लाभ ही कमाया है। एक समय उसे लगता था कि पिछले कुछ वर्षों में उसने जो आधार तैयार किया था, जिसमें बहुत सारे जनशक्ति और संसाधन लगे थे, अगर वह लगातार विकास करती रही तो वह हर साल सैकड़ों मिलियन का मुनाफा कमा सकती थी और यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसके बारे में गपशप करना बंद कर देगा। पर अब ब्यूटी पिल की अपार संभावनाओं को देखते हुए मू युयान का मानना है कि लॉन्च होते ही ब्यूटी पिल निश्चित रूप से बाजार में धूम मचा देगी। अगर परिवार का कोई भी सदस्य माँ और बेटी के बारे में गपशप करने की हिम्मत करेगा तो उसे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। उत्साहित न होना नामुमकिन है। मू युयान थोड़ी देर रुकी, फिर घबराकर दाव से बोली, किन लैंग, आप ब्यूटी पिल के उत्पादन और बिक्री को कैसे आवंटित करने की योजना बना रहे हैं? किन लैंग ने बेपरवाही से जवाब दिया, हम संसाधनों का आवंटन और कैसे कर सकते हैं? म्यूरेन इंटरनेशनल के पास एक अनुसंधान और विकास टीम है, साथ ही मौजूदा बिक्री चैनल भी हैं। इन्हें रातों रात नहीं बनाया जा सकता। जो चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं उनके बारे में मुझे क्यों सोचना चाहिए? आप ब्यूटी पिल्स के उत्पादन और बिक्री का सारा काम संभाल सकते हैं, मैं सिर्फ पैसे इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार रहूंगा। मू युयान ने तुरंत सहमति देते हुए कहा, ठीक है, हमें सहयोग के बारे में अभी और विस्तार से चर्चा करनी है। क्या आप अभी खाली हैं? मैं कंपनी में आपका इंतजार करूंगी या आप थोड़ी देर बाद वापस आ सकते हैं। सहयोग की चिंता मत करो, कोई और तुम्हारे साथ बातचीत संभाल लेगा। किन लैंग ने मुस्कुराते हुए सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। 3 दिनों तक उनका और मू युयान का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं हुआ। उसने ये जानबूझकर किया, लेकिन मू युयान का क्या वह सचमुच ब्यूटी पिल के तनुकरण की प्रक्रिया में व्यस्त था? बकवास, यह अनुसंधान एवं विकास टीम का काम है। मू युयान को केवल अनुसंधान एवं विकास रिपोर्टों की जांच करनी है। 3 प्रतिभाशाली लोग उससे मिलने आए, लेकिन उन्होंने उस रात हुई घटना का जिक्र तक नहीं किया। क्या वह इतना व्यस्त था कि उसे याद ही नहीं था, या वह जानबूझकर अनुबंध के विषय से बच रहा था? फोन के दूसरी तरफ मू युयान अभी भी बात करने के लिए विषय ढूंढने की कोशिश कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसका फोन रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन किन लैंग ने बहाना बनाकर लापरवाही से कॉल काट दी। इसी बीच विदेश में एक आलीशान राष्ट्रपति स्वीट में ये फैंग ने दृढ़ भाव से सिगरेट जलाए और धुआं उड़ाया। काफी देर बाद उसने नीचे खड़े आदमी की ओर देखा और उदासीनता से पूछा, क्या बात है? उस व्यक्ति ने, जिसके चेहरे पर घोर दुष्टता का भाव था, कहा, महोदय, कांगो में हमारे सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। इसका स्थानीय उच्च कमान से गहरा संबंध है, उनके साथ विश्वासघात किया गया है। ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसे अक्सर विभिन्न क्षेत्रों से युद्ध के निमंत्रण प्राप्त होते हैं। इस बार कांगो जा रही टीम पर युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से पहले ही घात लगाकर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 5 लोगों की मौत हो गई और हताहतों की कुल संख्या 20 से अधिक हो गई। ब्लड ईगल्स को वापस लाओ और ब्लड फिएंट को भगा दो। ये फैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसके शब्दों में घोर हत्या का भाव भरा हुआ था। चाहे कोई भी हो, जो भी मेरे ब्लड वुल्फ लोगों को छुएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वह कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हो या कांगो का नेता। ब्लड फिएंट हमारे गद्दार का सिर काले बाजार में लटका दे और पूरी भाड़े की दुनिया को बता दे कि ब्लड वुल्फ को धोखा देने की यही कीमत है। ये फैंग एक पल के लिए रुका, फिर बोला, कल से मैं अस्थायी रूप से जा रहा हूँ। ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप में ब्लड फिएंट सब कुछ संभाल लेगा। मेरी अनुपस्थिति में ब्लड फिएंट ब्लड वुल्फ्स का नेता होगा। उसके शब्दों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था, अवज्ञा की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही ब्लड वुल्फ्स का अटल नियम था। ये फैंग धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकले।
उन्होंने खिड़की के बाहर जगमगाती नियॉन लाइटों की ओर देखा, उनके चेहरे पर उदासी की झलक थी। किसी कारणवश इस दौरान दाव को एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, मानो उसने बहुत सी चीजें खो दी हों, लेकिन चाहे वह उन्हें खोजने की कितनी भी कोशिश करे, वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। यह अवर्णनीय भावना, साथ ही सू शियाओ के आरोपों ने ही उन्हें अपनी योजना बदलने और निर्धारित समय से पहले चीन लौटने का फैसला करने के लिए मजबूर किया। किन लैंग ने ये फैंग की वापसी की योजना पहले ही बना ली थी, और जूनजी और अन्य लोग स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे थे। जब भी ये फैंग तियानहाई शहर में आता है, इसकी खबर किन लैंग के कानों तक पहुंच जाती है। हालांकि किन लैंग के पास इस समय इस मामले पर ध्यान देने की ऊर्जा नहीं थी। उन्हें जूनजी की रिपोर्ट मिली और पता चला कि कंपनी में हुई घटना की खबर सुनते ही बाई रुयू तुरंत विला की ओर दौड़ी। बाई रुयू को हराना अब हमारी प्राथमिकता है। विला के अंदर बाई रुयू और बाई शियाओयुन बहनें एक साथ हडल्ड होकर एक दूसरे के चेहरे पर फेस वॉश मल रही थीं। क्या गलत? किन लैंग मुस्कुराते हुए बाहर से अंदर आया। भाई, बाई शियाओयुन की बड़ी बड़ी आंखें किन लैंग को देखकर चमक उठीं। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन मन ही मन दुखी अपनी बहन को देखकर वह बस कुछ बुदबुदा सकी और जाने का कोई कदम नहीं उठा पाए। बाई रुयू ने असहाय होकर ऊपर देखा, फिर आत्मनिंदा भरी हंसी हंसते हुए कहा, क्या आप कोई खुफिया दलाल नहीं हैं? क्या आपको मुझसे ये पूछने की ज़रूरत है कि कंपनी में क्या चल रहा है? किन लैंग दूसरी तरफ गया, सोफे पर बैठ गया और पैर मुड़कर बैठ गया। ये सच है कि मैं एक खुफिया एजेंट हूँ। मुझे ये भी पता है कि दाओ बाई की कंपनी में कई खामियां हैं, जैसे कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का संदेह। इसके अलावा कुछ लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं और आपको किनारे करने का मौका तलाश रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, दाओ, क्या तुम इस स्थिति के सामने पूरी तरह से असहाय हो? बाई रुयू के निराश चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अनायास ही पूछ लिया, उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि किन लैंग को पता चल जाएगा कि कंपनी में अभी अभी क्या हुआ था। लेकिन कुछ देर बाद मुझे फिर से राहत महसूस हुई। किन लैंग का संपर्क नेटवर्क बहुत व्यापक है। यह अज्ञात है कि दाओ के पास कितने मुखबिर हैं। उसे तो अपनी बहन के अपहरण स्थल का भी पता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे कंपनी में चल रही घटनाओं की जानकारी भी होगी। उसने गुस्से से सिर हिलाया। कंपनी मुझे अब इसमें शामिल नहीं होने दे रही है और उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना देने की धमकी भी दी है। मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है। अब और क्या उपाय है? भले ही उसने ऐसा न किया हो, लेकिन उसे दाव के कामों में कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी, पर कंपनी के पुराने दकियानुसी लोग उसे कुछ भी करने का मौका नहीं दे रहे थे। वह अपना बचाव कैसे करती? वे सभी दस्तावेज अवरुद्ध कर दिए गए हैं, तो वह अपनी निर्दोषता कैसे साबित कर सकती है? मुझे जल्दबाजी मत कराओ, हालांकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। किन लैंग की आवाज़ थोड़ी देर के लिए रुक गई, उसका अर्थ अस्पष्ट था। दोनों बहनों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने आगे कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन अभी नहीं, और मैं अपनी भावी व्यापारिक रानी को ऐसी पतित अवस्था में नहीं देखना चाहती। स्नैप! उसने लापरवाही से दस्तावेजों का एक बंडल कॉफी टेबल पर फेंक दिया और ठुड्डी से बाई रुयू की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इसमें कंपनी के गुप्तचरों के बारे में जानकारी और मामलों का विवरण है। इस जानकारी के साथ तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाई रुयू को कंपनी में दरकिनार कर दिया जाना कहानी के कथानक के अनुसार ही होगा, जैसा कि अपेक्षित है। इससे पहले किन लैंग ने बाई परिवार की कंपनी के भीतर होने वाले संदिग्ध लेन देन के बारे में सभी सुराग पहले ही तैयार कर लिए थे। बाई रुयू को कैसे बरी किया जा सकता है? नहीं, नहीं, नहीं। इसका मकसद सिर्फ ये देखना था कि क्या बाई परिवार में रहना उसके लिए अभी भी फायदेमंद है या नहीं। निश्चित रूप से बाई रुयू ने दस्तावेज लिए, उन पर ध्यान से नजर डाली और फिर एक गहरी सांस ली। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि किन लैंग ने जानकारी कैसे प्राप्त की या किन लैंग ने उसकी अपनी कंपनी में कितनी गहराई तक घुसपैठ की थी। उन गद्दारों की सूची देखकर बाई रुयू का हृदय क्रोध से पूरी तरह भर गया। वे सभी उनके पिता के विश्वासपात्र थे। वह इस तरह से सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन तथ्यों ने उसे ऐसा मानने पर मजबूर कर दिया। ये सब पिता की साजिश थी। उसने अपनी बहन का अपहरण कर लिया और अब कंपनी के अंदरूनी लोगों के साथ मिलकर उसे फंसाने की साजिश रच रहा है, ताकि उसकी शक्ति छीन ली जाए। क्या ये सब कुछ उस नाजायज़ बच्चे के जन्म का मार्ग प्रशस्त कर रहा था? वह खड़ी हो गई, उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। कृपया बाई शियाओयुन का ख्याल रखना। किन लैंग के कुछ बोलने से पहले ही वह बाहर भाग गई, मानो उसे और इंतजार न हो। मेरी बहन को क्या हुआ है? बाई शियाओयुन ने कुछ हैरानी से किन लैंग की ओर देखा। किन लैंग ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाया और कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं उसे तुम्हारे लिए थामे रहूंगी। भाई सबसे अच्छा है। बाई शियाओयुन ने किन लैंग की गर्दन को गले लगाया, थोड़ा हिली और उसका सिर अपनी बाहों में खींच लिया। किन लैंग को अचानक अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी दृष्टि वापस आने में कई सेकंड लग गए। वही जाना पहचाना फेस वॉश।
हालांकि जब बाई शियाओयुन इसका इस्तेमाल करती है तो इसकी विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक होती है। इसने न केवल उसकी दृष्टि को बल्कि उसकी सूंघने की शक्ति को भी वश में कर लिया। रिहा होने के बाद भी किनलैंग की नाक में मशरूम की हल्की सी सुगंध बनी रही। थकी हारी बाई शियाओयुन कुछ देर तक किनलैंग की बाहों में सिमटी रही, फिर उसे नींद आने लगी। किनलैंग ने उसे ऊपर जाकर सोने के लिए कहा, लेकिन छोटी बच्ची ने उसकी बाहों से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। कोई और विकल्प न होने पर किनलैंग उसे उठाकर ऊपर ले गया, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जब वे जाने ही वाले थे, बाई शियाओयुन ने किनलैंग का हाथ पकड़ लिया और कमजोर, बचकानी आवाज में कहा, भाई मत जाओ, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है। वह इस समय बेहद असुरक्षित महसूस कर रही है। किनलैंग के आने से पहले हालांकि वह अपनी बहन को लगातार दिलासा दे रही थी, लेकिन असल में वह खुद बहुत दुखी थी, पर वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन परेशान हो। किनलैंग के आगमन से उसे आशा की एक किरण मिली। कितने दिन हो गए, तो क्या वे उसे फिर से अंधेरे में अकेला छोड़ देंगे? बाई शियाओयुन डरी हुई थी, उसे परित्यक्त होने के डर से बहुत दहशत थी। क्या मैं कुर्सी ले आऊं? किनलैंग ने बिस्तर के किनारे लेटी हुई बाई शियाओयुन को देखते हुए पूछा। बाई शियाओयुन थोड़ा सा खिसकी, उस जगह को थपथपाया जहां वह लेटी हुई थी और गुलाबी गालों के साथ बुदबुदाई, भाई यहीं सो जाओ। किनलैंग के लेटते ही बाई शियाओयुन उसकी बाहों में सिमट गई, कुछ शब्द हकलाते हुए बोली और फिर धीरे धीरे अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाने लगी। वह इतनी जल्दी सो जाती है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, किनलैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी कोमल नाक को सहलाया और छोटी बच्ची के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। ये नन्ही बच्ची सचमुच मनमोहक और प्यारी है। इतनी कम उम्र में ही वह बेहद खूबसूरत दिखती है। अगर वह और बड़ी हो जाए तो कैसी दिखेगी? क्या ये बाई रुयू से भी अधिक विलक्षण प्रतिभा नहीं है? भाई, अपने सपने में बाई शियाओयुन को नहीं पता था कि दाओ ने क्या देखा, लेकिन वह बस किनलैंग की गर्दन को गले लगाती रही और खुद से कुछ बुदबुदाती रही। उसके भोले भाले व्यवहार से धोखा मत खाए, वह सब कुछ समझती है, बस दूसरों को दिखाती नहीं है। अपने पिता की निर्ममता और अपनी बहन के दुख ने छोटी बहन होने के नाते उसे पूरी तरह से असहाय कर दिया था। वह केवल अपने दुखों को मन ही मन दबाए रखती थी और उन्हें व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। अन्यथा पहले से ही आहत बड़ी बहन उसके कारण नकारात्मक भावनाएं विकसित कर लेगी। बाई शियाओयुन ऐसा नहीं चाहती थी।